जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आ गया हूं फिर से तुम्हारे लिए एक धमाकेदार क्लास लेके जिसपे तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। तुम्हें पता है हम 500 स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं जिसपे हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। आज 5वीं क्लास है और तुमने कहा था सर बैकग्राउंड ब्लैक कर देना, तो ब्लैक बैकग्राउंड कर चुका है। अब तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं पढ़ाई में। और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 तक हमने कर लिए भाई, 201 के बाद आज हम करेंगे। और जो नए बच्चे हैं वो भी साथ साथ पढ़ते रहो। एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश सब कुछ कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। अगर तुमने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए तो उसके बाद फिर तुम्हें कहीं से और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस तुम कर लेना ध्यान से। और जितने भी मैं क्वेश्चन से कर रहा हूँ इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी विद सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन देखो, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, अगर चीजें नॉर्मल नहीं होती है आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, तो जो मानव जाति है उसको नया नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर चीजें जैसे जब कोरोना आया था तो अगर चीजें पेंडेमिक के बाद ठीक नहीं होती है, नॉर्मल नहीं होती है, तो इंसान को फिर नया नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर एरर कहां पे है? देखो एग्जाम के साथ मेंशन किया है, सीजीएल में तुम्हारे आया है क्वेश्चन। अब देखो ये है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन पार्ट है ये वाला कि अगर चीजें नॉर्मल नहीं होती है पेंडेमिक के बाद, ये है कंडीशन। तो रिजल्ट क्या है? मैनकाइंड को एक नया नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये है कंडीशन। और ये है उसका रिजल्ट कि मैनकाइंड को एक नया नॉर्मल करना पड़ेगा एक्सेप्ट। जब रिजल्ट होता है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर कंडीशन होती है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट आएगा तो वर नहीं आएगा, थिंग्स आर, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सब ने पढ़ा है कि एक होता है कंडीशन पार्ट, एक होता है रिजल्ट पार्ट। कंडीशन है कि अगर कुछ नॉर्मल नहीं होगा तो फिर मैनकाइंड को नया नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो रिजल्ट होता है वो जब फ्यूचर में होता है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फिर हमारा जो कंडीशन होगा प्रेजेंट में होगा। बिकॉज प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसलिए कंडीशन होता है प्रेजेंट में और रिजल्ट होता है फ्यूचर में। तो इसका मतलब वहां पे वर नहीं आर होगा, प्रेजेंट होगा। तो सी पार्ट में हमारा एरर हो गया। बताओ है ना इजी? देखो अब सबको आ गया। तो सॉल्यूशन के साथ साथ बताता रहूंगा मैं हर चीज। और कंडीशनल सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में भर भर के आते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस वाला जो टॉपिक है उसको तुम्हें अच्छे से आना चाहिए और रिवाइज कर लो 2-3 बार। मैंने करवाया है बीसी ग्रामर की सीरीज में, एडवांस टेंस पे जाना क्लास में और पहले की 2 क्लास देख लेना या लास्ट के 2, उस पर मैंने तुम्हें करवाया है बिल्कुल। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, ये मोस्ट डिफिकल्ट है एडजस्टमेंट में। तो मोस्ट डिफिकल्ट आ चुका है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, जब मोस्ट आ जाए तो हमको पता है कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? जरा सब के सब बोलो। इतनी क्लास हमारी हो चुकी है, बार बार बता रहा हूं, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है मोस्ट, बेस्ट, हैवीएस्ट, लाइटेस्ट, तो इन सब के आगे दा आता है। तो दा आएगा तो यहाँ पे दिया नहीं है दा, और जब दा नहीं दिया तो फिर हमारे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। मोस्ट के आगे दा आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री के अपने बाद अपने आगे हमेशा दा लेती है आर्टिकल। क्यों लेती है? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन करती है, एक डेफिनेट चीज के बारे में बात करती है, और जब डेफिनेट चीज के बारे में बात करती है तो वहां पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा आ जाता है। बस अब बताया है कि भाई करेक्ट सेंटेंस बताओ इसमें। तो 3 गलत है, 1 सही है। अब कौन सा सही है वो देखना है हमको। देखो जब तुम्हें दिख रहा हो ना यहाँ पे आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स को पकड़ते हैं जरा। देखो हॉस्पिटल के आगे लगा है ए, द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल, डिसीजन हॉस्पिटल चेंज करने का, जान बचाई डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर। जो डिसीजन था हॉस्पिटल को चेंज करने का, उसने जान बचाई डॉक्टर की बेटी की। अब देखो सबसे पहले सेव्ड एन लाइफ, लाइफ के आगे ला की साउंड एन आता है क्या? नहीं, ये तो ए आएगा। अगर आएगा तो ला की साउंड है लाइफ, तो एन तो आएगा नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर इतना तो सही है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो गलत हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट करते हैं, द डिसीजन टू चेंज हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉक्टर, ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है भाई, इस पे तो सही है। डिसीजन के आगे भी दा लगा है, हाँ जी, हॉस्पिटल के आगे भी दा लगा है, और लाइफ के आगे भी दा लगा है। क्यों? क्योंकि लाइफ ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के लाइफ तो आगे दा आएगा। तो ये तो सही लग रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। देखते हैं एक बार, द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल है, हा की साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो एन नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया हमारा। अ डिसीजन टू चेंज, डिसीजन के आगे ए नहीं आएगा। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं आएगा? हम बोल रहे वो डिसीजन हॉस्पिटल बदलने का, उस डिसीजन ने बचाई जान डॉक्टर की बेटी की। तो हम एक डेफिनेट डिसीजन की बात करें जिसने की डॉक्टर की बेटी की जान बचाई, और जब डेफिनेट डिसीजन की बात कर रहे हैं तो उसके आगे ए कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो हाँ जी, हमारा बी पार्ट ही बिल्कुल सही है। कैसे? फिर बता रहा हूं, हम एक डेफिनेट डिसीजन की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल को चेंज करने की, जिसने कि डॉक्टर की बेटी की जान बचाई। अब जब डिसीजन डेफिनेट है तो उसका आगे ए नहीं आ सकता, दा आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो ये तो गलत हो गया।
इस पे देखो हॉस्पिटल के आगे एन लगा दिया, हॉस्पिटल तो अपने आगे ए या दा लेगा, एन कहां से लेगा? हा की साउंड है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको देखो लाइफ, ला के साउंड है, कॉन्सोनेंट है, तो एन कहां से आएगा? ए लाइफ या द लाइफ होता, तो ये भी गलत। तो ये हमारा बी पार्ट सही है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की लाइफ उसने बचाई। क्लियर है? बस इजी है। अब यहाँ पे क्यों आया देखो, डॉटर थी डॉक्टर की, इसने डॉक्टर के आगे दाया, लाइफ था किसकी लाइफ? डॉक्टर की, इसने लाइफ के आगे दाया, डेफिनेट लाइफ है। हॉस्पिटल क्योंकि जब हम डेफिनेट सेंस की बात करें तो दाया। डिसीजन भी कौन सा? जिसने डॉक्टर की बेटी की जान बचाई, तो दाया। और डॉक्टर के पहले भी यहाँ पे दा आया, क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक एक किसी का नाम नहीं है, पोस्ट है, और पोस्ट के आगे भी दा आता है, तो ये बिल्कुल सही है। बस बाकी चीजें तुमने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ी है। अब नेक्स्ट, इट इफ इट विल रेन, अगर बारिश होती है, वी विल हैव अ टफ टाइम, तो भाई हमको बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ा टफ टाइम हो जाएगा। तो अगर बारिश होती है तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो कंडीशनल सेंटेंस अभी पढ़ा था, अगर बारिश होती है कंडीशन, तो हमको बड़ी दिक्कत आएगी, ये है रिजल्ट। और जब रिजल्ट होता है विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कंडीशन सब के सब बोलो। अभी क्या था? 3 क्वेश्चन छोड़ के अभी क्या था? जब हमारा रिजल्ट होता है विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में, तो कंडीशन होती है, हाँ जी, प्रेजेंट में। तो इफ इट विल रेन ही, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इट है सिंगुलर, तो इट के साथ आएगा रेन्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर बारिश होती है तो हमको बड़ा टफ टाइम होगा। क्लियर है भाई? कंडीशनल सेंटेंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इस पे फोकस किया है। और तुम देख रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन अभी तक कंडीशनल सेंटेंस के हमने कर दिए हैं। अब देखो, तुम एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या? तुम बोलोगे सर कंडीशनल तो पता है हमको, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। जब भी तुम्हें किसी भी क्लॉज में 2 विल दिखे, जब तुम्हें 2 क्लॉज दिखे और दोनों जगह विल या शेल है, फ्यूचर का कीवर्ड है विल या शेल है। जैसे मान लो 2 सेंटेंस है तुम्हारे पास, ये 2 क्लॉज, और दोनों में विल या शेल है। जैसे इस पे देखो, इस पे भी विल है इस क्लॉज में, और इस क्लॉज में विल है। तो याद रखना, जो विल शेल कंजंक्शन के साथ होंगे, जो विल शेल कंजंक्शन के साथ होंगे, जैसे कंजंक्शन कौन कौन सा आ सकते हैं? इफ, एज लॉन्ग एज सून एज, या आ सकता है वो टिल, अनटिल, या अनलेस, ये व्हेन आ सकता है वो। इसी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिखूं भाई, इसको लिख सकता हूँ, ये आ सकता है व्हेन। तो जब भी तुम्हें एक कंजंक्शन दिख जाए, तो इस कंजंक्शन के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता है, याद रखना, कभी भी फ्यूचर वाला नहीं आएगा। विल शेल आता ही नहीं किसी भी कंजंक्शन के साथ, इतना याद रखो। कि जब भी तुम्हें किसी सेंटेंस में 2 विल शेल दिख जाए, देखो ये एक क्लॉज है इतना, इफ इट विल रेन वी विल हैव अ टफ टाइम, तो 2 सेंटेंस है और दोनों जगह विल दिख गया, तो जो कंजंक्शन के साथ होगा, इफ कंजंक्शन के साथ वाले विल को हम हटा देंगे, बस। चाहे वहां पे इफ आए, चाहे वहां पे एज लॉन्ग एज आए, चाहे एज सुन एज आए, चाहे टिल, अनटिल, व्हेन, ये सब आए, तो हमेशा याद रखना कि जो कंजंक्शन के साथ होता है उसके साथ कभी विल शेल नहीं आता। कंजंक्शन के साथ विल शेल आता ही नहीं, बस तुम इतना याद रखना। जब तुम्हें ऐसे दिख जाए तो तुम तुरंत इस पे हटा देना कि सर इस वाले पार्ट में एरर है, लो डी पार्ट में। ये शॉर्ट ट्रिक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कंजंक्शन के साथ आता है वो कंडीशनल होता है, हमारा कंडीशन, और कंडीशन में कभी भी विल शेल नहीं आता, इसलिए ऐसा होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी कंजंक्शन के साथ विल शेल आते हैं वो कंडीशनल वाला पार्ट होते हैं, और कंडीशनल वाला पार्ट या तो प्रेजेंट में आता है, या तो पास्ट में आता है, तो पास्ट परफेक्ट में आता है, फ्यूचर में कभी नहीं आती कंडीशन। रिजल्ट फ्यूचर में आ सकता है, कंडीशन फ्यूचर में नहीं आ सकती। क्लियर है? इसलिए जब भी तुम्हें 2 व्हील दिख जाए, तो जो कंजंक्शन के साथ वाला व्हील होगा उसको डायरेक्ट हटा देना, डायरेक्ट। तुम ऐसा शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, तो जिसको नोट करना है भाई वो आराम से नोट कर लेना कि जब तुम्हें 2 क्लॉज दी हो, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, और दोनों जगह तुम्हें विल शैल और विल शैल दिए हो, तो जो कंजंक्शन के साथ वाला विल शैल होगा उसको डायरेक्ट हटा देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इसकी मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता दी, और बाकी जो क्वेश्चन आते रहेंगे उसको भी बताता रहूंगा। आई एम श्योर दैट, मैं श्योर हूं दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। मैं श्योर हूं कि पोस्टमैन जल्दी आएगा लेटर को डिलीवर करने। अब सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं श्योर हूं, तो मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं? तुम बोलोगे सर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि मैं श्योर हूं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, और प्रेजेंट से हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जल्दी ही पोस्टमैन जल्दी ही आएगा। फ्यूचर की बात करें, जैसे मैं प्रेजेंट में हूं, तो प्रेजेंट में सोच के मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं श्योर हूं कि जल्दी ही पोस्टमैन लेटर डिलीवर करने आएगा। आएगा मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की बात करें तो वुड आया था, पास्ट क्यों, विल करो ना उसको।
विल बी कमिंग, जल्दी आ रहा होगा, तो विल बी कमिंग होगा तो वुड नहीं होगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? अरे मेरी बात सुनो, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि पोस्ट मैन जल्दी आ रहा होगा लेटर डिलीवर करने। तो पास्ट प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर क्या होप करते हैं, उम्मीद करते हैं। और जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे विल आएगा, वुड थोड़ा आएगा। पास्ट की बात थोड़ा करूंगा मैं कि मैं उम्मीद करता हूं, मैं श्योर हूं कि वो आ गया होगा या आ चुका होगा, नहीं, वो आएगा बस। मारुति लाइक्स एडवेंचर्स, मारुति को एडवेंचर्स बड़े पसंद है, तो मारुति लाइक एडवेंचर्स, एडवेंचर स्टोरीज, उसे एडवेंचर स्टोरीज बड़ी पसंद है, स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, स्पेशली वो वाली स्टोरी, कौन सी? एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, एडवेंचर्स ऑफ टार्जन वाली स्टोरी से बड़ी पसंद है। अब ये स्टोरी का नाम है, तुमने भी देखा होगा मोगली हो गया जिसमें, तो एडवेंचर ऑफ टार्जन वो वाली स्टोरी इसको बड़ी पसंद है, तो ये स्टोरी का डेफिनेट नाम है, और नाम है तो एन नहीं आएगा, दा आएगा वहां पे। जब भी हम किसी स्टोरी या किसी टॉपिक के नाम की बात करते हैं तो उसके आगे दा आता है। एडवेंचर्स हैं बहुत सारे, तो एक कैसा लगा दोगे तुम? दा आएगा वहां पे, स्टोरी का नाम है वो। तो मारुति को एडवेंचर स्टोरीज बहुत पसंद है, स्पेशली द एडवेंचर ऑफ टार्जन, जो एडवेंचर ऑफ टार्जन वाली स्टोरी है वो उसे पसंद है। तो एडवेंचर्स ऑफ टार्जन वहां पे स्टोरी का नाम है, इसलिए वहां पे दा आ जाएगा वहां पे। जब भी किसी स्टोरी या टॉपिक का नाम होता है तो दा आता है। और वैसे भी तुम्हें पता है एडवेंचर्स तो प्लूरल है, तो एन तो आएगा नहीं, तुम ऐसे भी एग्जाम में कर सकते थे। तो एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर कोई हल्का फुल्का भी कॉमन सेंस या लॉजिक लगाए तो आराम से कर सकता है। अब जरा इसका आंसर बताओ सबके सब, चलो अब देखते हैं तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत करवा दिए हैं, इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच तुम्हारी है। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, इफ दिया विल टेक अ सीट, क्या दिया सीट लेगी और बॉस के लिए वेट करेगी जब तक कि बॉस उसे अंदर नहीं बुलाते हैं, कॉल हर इन। तो देखो आस्क्ड पूछा, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बोला भी था सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं, कैसे हम एरर फाइंड करते हैं। सबसे पहले टेंस पहचानो, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात करें तो विल नहीं होगा, विल का भी पास्ट कर दो वुड, बस तुरंत एरर निकल गया यार, तुरंत। कोई टाइम लगता ही नहीं है क्वेश्चन को करने में, उड़ाने में। भाई हम पास्ट की बात करें तो हर एक चीज पास्ट में रहेगी, तो विल का भी पास्ट कर दो वुड, कहा था ना, बस। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने चाइल्डहुड में बहुत क्रिकेट खेला, विद माई सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ। तो मैंने अपने चाइल्डहुड में, बचपन में अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेला। अब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, और जब बचपन की बात कर रहा हूँ तो प्ले का मतलब तो होता है प्रेजेंट, खेलता हूं मैं अपनी बहन के साथ बचपन में, नहीं, बचपन में खेला। पास्ट की बात करें तो पास्ट लगाओ ना फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाओ प्लेड, भाई वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लेड लगाओ। मैंने अपनी बहन के साथ बचपन में बहुत क्रिकेट खेला, पास्ट की बात बता रहे हैं तो पास्ट लगाओ, तुम प्रेजेंट क्यों बता रहे हो यहाँ पे? तो बस आई प्लेड हो जाएगा। पास्ट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी तुम्हें बताना हो भाई कोई काम तुमने पास्ट में किया, उसके लिए तुम सेकंड फॉर्म यूज करते हो। जैसे तुम बोलोगे आई एट फूड, मैंने खाना खाया, तो पास्ट की बात है। और अगर तुम बोलोगे आई ईट फूड, अगर तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे प्रेजेंट जो यहाँ पे था, इसका मतलब है मैं खाना खाता हूं, ये मेरी हैबिट है, ये अभी करता हूं प्रेजेंट में। और हम पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट के लिए, पास्ट के लिए आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आती है पास्ट के लिए। और प्रेजेंट के लिए आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये आती है प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट की हैबिट बताती है, या वो एक्शंस जो रूटीन एक्शंस होते हैं, बस। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म, एस और एस वाली। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया, एकेडमिया की फील्ड में, मतलब पढ़ाई लिखाई की फील्ड में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, साहित्यकार, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एसेट है। एसेट मतलब एक पूंजी है हमारे लिए बहुत बड़ी, हिस्टोरियंस, क्योंकि हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने तो इतिहास लिखा है और उन्हीं के कारण इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो एक पूंजी है हमारे लिए। अब एक चीज मुझे बताओ, जो हिस्टोरियंस है मतलब जो साहित्यकार हैं, कौन सा साहित्यकार इंपॉर्टेंट है? एक की बात कर रहे हैं कि सभी की बात कर रहे हैं? मुझे इसका आंसर बताओ। हम एक साहित्यकार की बात कर रहे हैं कि सभी की बात कर रहे हैं? तुम बोलोगे सर हम तो सभी की बात कर रहे हैं कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जब सभी की बात कर रहे हैं तो फिर आगे दा क्यों लगाया? भाई दा तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल तब आता है जब किसी एक डेफिनेट इंसान की बात कर रहा हूं। क्या मैं बोल रहा हूं केवल एक ही इंसान है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? नहीं, सबके सब है। जो सबकी बात हो रही है तो दा को हटाओ, दा तो एक ही के लिए आता है, एक की बात नहीं, हम जितने भी हिस्टोरियंस हैं उन सब की बात कर रहे हैं, तो दा नहीं आएगा वहां पे। अब समझ पा गया? तो समझो आर्टिकल चैप्टर बहुत इजी है। जब हम एक निश्चित इंसान की बात, निश्चित चीज की बात करते हैं तो दा आता है, और जब सभी के बारे में बात करते हैं तो फिर वहां पे दा कुछ नहीं आता। वहां पे सभी की बात हो रही है तो दा भी नहीं आएगा, और सभी की बात हो रही है तो ए और एन भी नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर के लिए आते हैं, और जब सभी की बात हो रही है तो फिर वहां पे ए और एन कैसा सकता है, बस। नेक्स्ट, अब बताना है
इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? अब देखो जरा, द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर एंड राइट टाइम टू अटैक द लॉयन हाइडिंग इन अ केव। जो वॉरियर था, योद्धा, वो इंतजार कर रहा था एक सही समय का, जब शेर अपने केव से बाहर आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। अब ध्यान से सुनना, राइट जो होता है, राइट एक फिजिकल पोजीशन है। फिजिकल पोजीशन मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। मैंने बताया भी था, जितनी भी फिजिकल पोजीशंस होती है वो हमेशा अपने आगे द आर्टिकल लेती है, बिकॉज वो फिक्स होती है। जैसे मैं बोलूंगा भाई राहुल मेरे राइट में बैठा है, तो बताओ कहाँ पे बैठा है वो, इधर की इधर? तो बोलोगे सर राइट है तो इधर बैठा है। मैं बोलूंगा अंशुल मेरे लेफ्ट में बैठा है, तो लेफ्ट किधर है? इधर है। तो जो पोजीशंस होती है, बताया भी था, जो फिजिकल पोजीशंस होती है वो हमेशा फिक्स होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर, ये सब के सब, अप डाउन। तो फिजिकल पोजीशन क्योंकि फिक्स होती है तो हमेशा उसके आगे द आर्टिकल आता है, बोला था। और ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो भी फिफ्थ फिक्स होते हैं, तो उनके आगे भी द आता है। तो अगर राइट है तो उसके आगे द आएगा, फिजिकल पोजीशन है राइट। तो अगर द आएगा तो एन हटाओ, ए हटाओ और ए हटाओ, तो देखो तुरंत हमारा आंसर बैठ गया। तो बी पार्ट है। और इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ क्यों पढ़ना है भाई, पहले पढ़ा, बस पढ़ लिया, उसके बाद हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि राइट के आगे दा आता है तो हटा दिया, ये देखो सब के सब तुरंत आंसर हो गया। तो एडिक्विटी में जो इस बार ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट में फोकस रहेगा, मेरे साथ प्रैक्टिस रहेगी, तो तुम तुरंत वहां पे उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, आई हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइंड। जिस मैनेजर ने अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ही ज्वाइन किया है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, हम ये बता रहे हैं। लेकिन तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया, तुमने सेंटेंस गलत तुमने यूज कर दिया। हम बोलना तो ये चाह रहे थे कि भाई जो अभी नया नया मैनेजर आया ना, जिसने ज्वाइन किया है अभी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम बोलना तो ये चाह रहे हो, लेकिन तुमने सेंटेंस में क्वेश्चन गलत कर दिया। कैसे? तुमने बोला आई हार्डली, हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, नेगेटिव वर्ड है, ना के बराबर। न्यू नथिंग, नथिंग भी ना के बराबर है, नहीं है। तो तुमने बोला कि मुझे नहीं पता है ना के बराबर मैनेजर के बारे में, मतलब मुझे मैनेजर के बारे में सब कुछ पता है। समझ पाया? इसीलिए इंग्लिश में बेसिक ग्रामर का एक रूल होता है कि दो नेगेटिव कभी साथ नहीं आते हैं। तुमने सुना भी होगा, बहुत सारे टीचर रटाते भी हैं कि दो नेगेटिव साथ नहीं आते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव साथ नहीं आते हैं। अरे क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अगर मैं दो नेगेटिव साथ लिखूंगा तो वो कैंसिल आउट होके पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूंगा टीचर ने मना किया है बच्चों को शोर मचाने से, नॉइस करने से, शोर मचाने से, तुम बोलोगे हाँ सर सही है, टीचर ने मना किया है बच्चों को शोर मचाने से, सही है। या मैं बोलूंगा टीचर ने बोला है बच्चों को, टीचर ने बच्चों को बोला है शोर ना मचाएं, शोर ना मचाएं, तो भी सही है, क्योंकि नेगेटिव तो एक ही जगह यूज कर रहा हूं। देखो दोनों की बात सही है। मैं या तो बोलूं कि टीचर ने मना किया है बच्चों को शोर मचाने से, या तो मैं बोलूं टीचर ने बोला है बच्चों को शोर ना मचाने के लिए, तो भी सही है। लेकिन मैं दोनों जगह नेगेटिव यूज कर दूं, टीचर ने मना किया है बच्चों को शोर ना मचाने के लिए, तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, तो पॉजिटिव होगी बात कि इसका मतलब शोर मचाओ। अगर मैंने बोल दिया टीचर ने मना किया है बच्चों को शोर ना मचाने से, मतलब टीचर ने बोला है शोर मचाओ, तो दो नेगेटिव जब साथ आते हैं तो बात तो कैंसिल करके पॉजिटिव बना देते हैं, और बात का तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब समझ पाया? वैसे ही अगर कोई मान लो तुम्हारा दोस्त है, उसने पूछा भाई तेरे पास रुपए हैं कुछ यार, जरा कुछ दे दे यार, और तुमको बोलना है यार भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई, कोई भी रुपए नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है आजकल, और तुमने ऐसा बोल दिया, तुम्हें बोलना था कि भाई मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, और तुमने बोल दिया आई हार्डली हैड नथिंग, तुमने ये बोल दिया आई हार्डली हैड नथिंग, मतलब मेरे पास नहीं है, नथिंग मतलब नहीं है, हार्डली ना के बराबर। तुमको बोलना था भाई मेरे पास कुछ रुपए नहीं है, और तुमने बोल दिया भाई मेरे पास ना के बराबर रुपए तो नहीं है भाई, मतलब मेरे पास तो अनलिमिटेड रुपए हैं। क्या बोला तुमने? तुम्हें बोला आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है ना के बराबर, ना के बराबर रुपए नहीं मेरे पास, इसका मतलब तुम्हारे पास अनलिमिटेड है। देखो सेंस उल्टा हो गया, इसलिए दो नेगेटिव वर्ड साथ नहीं आते हैं। वैसे ही अगर तुम बोलोगे कि मैनेजर के बारे पे मैं नहीं जानता हूं ना के बराबर, ना के बराबर बराबर नहीं जानता हूं मैं, मतलब मैं सब कुछ जानता हूं। अगर कोई तुमसे पूछेगा भाई तो उसके बारे में जानता है, और तुम आंसर दोगे अरे भाई ना के बराबर नहीं जानता मैं इसके बारे में, मतलब मैं सब जानता हूं, तो इसलिए दो नेगेटिव साथ नहीं आते हैं। इसीलिए जब भी एक नेगेटिव आ गया तो उसके साथ हम नथिंग का यूज नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब है कि मैं ना के बराबर कोई भी चीज नहीं जानता हूँ भाई, मैं उसके उसके बारे में, मैनेजर के बारे में एनीथिंग, आई हार्डली न्यू एनीथिंग, मैं कुछ भी बात नहीं जानता हूँ उसके बारे में। तो कोई भी ना के बराबर नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे भाई मैं ना के बराबर जानता हूँ कोई भी बात उसके बारे में। तो आई हार्डली न्यू एनीथिंग, कोई भी बात मैं नहीं जानता उसके बारे में। आई आई हार्डली हैड एनीथिंग या एनी मनी, मेरे पास यार ना के बराबर कोई भी रुपए नहीं यार,
एनी का यूज करते हो, दो नेगेटिव साथ नहीं आते हैं। तो अगर तुम्हें मजा आया इसको सुनने में तो बताओ भैया, जरा कमेंट्स पे अपना दिल फेंक के मारो कि हाँ सर मजा आ गया और हमको समझ पाया कि आई हार्डली न्यू एनीथिंग होता है, नथिंग नहीं होता है। दो नेगेटिव वर्ड साथ लगा लेंगे तो गलत हो जाएगा वो। नेक्स्ट है एंटी पार्टी एक्टिविटीज, जो हमारी अपोजिट में होती है पार्टी एक्टिविटीज, उसकी गतिविधियों ने इंप्रूव्ड माय रिलेशंस, मेरे संबंधों को और ज्यादा अच्छा कर दिया विद एन अपोजिशन, अपोजिशन के साथ। अब अपोजिशन क्या है यहाँ पे बताओ, किसी व्यक्ति का नाम है या किसी पार्टी का नाम है? पे अपोजिशन कहते हैं वो पार्टी जो हमारे अपोजिट में होती है, जो हमारे विपक्ष में होती है, उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। अब पार्टी है, एक आदमी तो नहीं है, अगर एक आदमी नहीं है तो तुमने एन कैसे लगा दिया? अरे अपोजिशन का मतलब है पार्टी हमारे अपोजिट में है और उस पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, एक तो नहीं है वो सिंगुलर, तो एन कैसे लगा दिया? और जब कोई पार्टी एक कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है, तो उसके आगे दा लगता है। तुमने आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, तो उसके आगे दा लगता है, द बीजेपी, द कांग्रेस, द अपोजिशन पार्टी। तो पार्टी है अपोजिशन और पार्टी है ग्रुप है, तो उसका आगे दा लगता है, एन नहीं लगेगा। एन और ए तो सिंगुलर के साथ लगता है, अपोजिशन जो है पार्टी वो सिंगुलर थोड़ा है, वो तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, तो एन नहीं आएगा वहां पे, द आएगा। बस इतना इजी है, देखो कितनी इजी होती है चीजें। नेक्स्ट, ऑल द हॉर्सेस, सारे के सारे घोड़े, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, ऑलवेज बिहेव्ड इन अ रफ मैनर, हमेशा रफ मैनर में बिहेव करते थे। जब रॉबर्ट आता है स्टेबल अस्तबल को क्लीन करने के, आता था, सुनो हम क्या बोल रहे हैं, बिहेव्ड, पास्ट की बात बता रहे हैं भाई। एक घोड़े को छोड़ के सब बहुत ही रफ मैनर में बर्ताव करते थे जब रॉबर्ट अस्तबल को साफ करने आता था। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो कम को भी पास्ट में करो, कम का पास्ट होगा केम, जब रॉबर्ट आता था ना, कि आता है, आता था, पास्ट की बात कर रहे हैं। और जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज को पास्ट में लिखो, सिंपल है। हम पास्ट का सेंटेंस कर रहे हैं तो हर एक चीज को पास्ट में लिखो, कम क्यों लिखा है तुमने? क्लियर है? और ऐसे भी रॉबर्ट कम सोना चाहिए था वहां पे, अगर प्रेजेंट में होता भी तो, रॉबर्ट सिंगुलर है तो कम सोना चाहिए था, ये भी गलत है भाई। तो गलत ही होता है, जैसा भी करो। अब इसका आंसर बताओ, यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम, तुम बर्तन को साफ करते हो और मैं उसे फिर सुखाता हूं। अब बताओ, तुम बर्तनों को साफ करते हो और मैं उसे सुखाता हूं, तुम बोलोगे सर सही लग रहा है, यू वॉश द डिशेस एंड आई ड्राई द सेम, तुम बर्तनों को साफ करते हो और मैं उसे सुखाता हूं। देखो पहली बात, ये ऐसा नहीं है, ये कोई प्रेजेंट का हम हैबिचुअल एक्शन नहीं बता रहे हैं। अगर प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन बताते तो फिर यहाँ पे कोई कीवर्ड दिया होता, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, कुछ तो दिया होता। अगर कुछ नहीं दिया है, जैसे एवरीडे, इसका मतलब ये प्रेजेंट की हैबिट नहीं है। और प्रेजेंट की हैबिट नहीं है तो तुम बोलोगे सर फिर ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तुम बोलोगे सर कंडीशनल सेंटेंस, ये कैसा हो गया? अरे ऐसे तो हो गया, देखो जरा, कंडीशन क्या है, अगर तुम डिश धोगे तो फिर मैं इसको उनको सुखा दूंगा, तुम डिश धोते हो अगर तो मैं इसको सुखा दूंगा। तो कंडीशन, ये है कंडीशन और ये है उसका रिजल्ट, कि भाई अगर तुम बर्तन धोते हो, जैसे तुम अपने भाई को बोलोगे भाई अगर तू बर्तन धोएगा तो मैं बर्तन को फिर सुखा के रख दूंगा, तो वही है, अगर तुम बर्तन धोते हो, यह है कंडीशन, वो प्रेजेंट में, तो इसका रिजल्ट है मैं उन्हीं को सुखा दूंगा। तो आई ड्राई नहीं, आई विल ड्राई। आप समझ पाया? इस टाइप के सेंटेंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और बच्चे इन्हीं सेंटेंस में गोता खा लेते हैं भाई, बाहर नहीं निकल पाते इन सेंटेंस से। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी प्रैक्टिस तुम्हारे करवा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन लेके आ रखा हूं मैं, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई करवाता नहीं है। हम बोल रहे हैं भाई अगर तुम डिश धोते हो तो फिर मैं उनको सुखा दूंगा, तो फ्यूचर की बात, तो ये है कंडीशन, प्रेजेंट में होती है तो रिजल्ट होता है फ्यूचर में, आई विल ट्राई। और अगर तुम बोलोगे सर एंड, आपने तो बताया था एंड के आगे और पीछे सिम रहना चाहिए सेंटेंस, तो ये तो प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हैं, ये भी प्रेजेंट में ये भी प्रेजेंट में, कि तुम धोते हो और मैं उसको सुखाता हूं, ऐसा नहीं है। अगर प्रेजेंट की हैबिट होती तो उसके साथ कोई कीवर्ड दिया होता, जैसे आई गो फॉर वॉक एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, कुछ ना कुछ तो कीवर्ड दिया होता ताकि हमको पता चले कि हैबिट है। जब कीवर्ड नहीं दिया है हैबिट का, इसका मतलब ये हैबिट नहीं है, इसका मतलब एक कंडीशन है कि अगर तुम बर्तन धोते हो प्रेजेंट में तो फिर मैं उनको सुखा दूंगा, आई विल ड्राई द सेम। आप समझ पाया? ये ना बात, ये हुई ना बात। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमको बताना है। इट वॉज अ हेक्टिक डे, बहुत ज्यादा हेक्टिक डे था, मतलब बहुत थकाने वाला दिन था फॉर सुजन, सुजन के लिए, विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स, जिसपे उसने बहुत सारी खरीदारी की और बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई। अब लड़कियों का दिन तो ऐसे ही जाता है खरीदारी करने में, सही बात है। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, हमको देखो जब तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो तुम्हारे नजर से ऐसे घुसने चाहिए डायरेक्ट, वज सब पे है, फॉर सुजन, विद, अ लॉट ऑफ। अच्छा हमको एक दिखा है अ लॉट ऑफ,
अ लॉट ऑफ, ये पेयर दिखा है, परचेज अ कपल ऑफ, अरे अ कपल ऑफ दिखा है, तो हमको एक चीज तो पता है, अ लॉट ऑफ होता है और अ कपल ऑफ होता है। इतना फ्रेज तुम्हें पता होंगे भाई। अगर इंग्लिश किसी को निकालनी है तो फ्रेजेस याद होने चाहिए। आर्टिकल चैप्टर में मैंने बताया है हमेशा होता है अ लॉट ऑफ या अ कपल ऑफ होता है, ये दोनों के दोनों फ्रेज हैं। तो ये तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं द लॉट ऑफ, अरे द लॉट ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है। नेक्स्ट द लॉट ऑफ, अरे द लॉट ऑफ नहीं होता है, अ लॉट ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, अ लॉट ऑफ यहाँ पे सही है। एंड द कपल ऑफ, अरे द कपल ऑफ नहीं होता है, अ कपल ऑफ होता है, तो ये सब का सब गलत, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। तुरंत तुम ऐसे कर दोगे, कैसे किया, अ लॉट ऑफ अ कपल ऑफ, हमने इन पेयर को पकड़ा जो पेयर हमको पता है कि ऐसे होते हैं। हमेशा अ लॉट ऑफ होता है, अ कपल ऑफ होता है, क्योंकि दोनों के दोनों देखो, लॉट भी सिंगुलर है तो ए आया, और कपल भी सिंगुलर है तो ए आएगा। अ लॉट ऑफ अ कपल ऑफ, तो यहाँ पे तो द लॉट ऑफ था, गलत हो गया, यहाँ पे भी द लॉट ऑफ था, गलत हो गया, यहाँ पे द कपल ऑफ था, ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट, तुरंत आंसर सही। नेक्स्ट, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे, पेशेंट मर चुका था उसके बाद आया। अब देखो तुमको एक चीज तो पता है, देखो ये तुम्हारा सेंटेंस है, जिसने पढ़ा होगा 10th चैप्टर उसको पता होगा कि भाई जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, पास्ट में मान लो दो घटनाएं घटी, एक घटना पहले घटी और सेकंड घटना बाद में घटी उसके, तो जो पहली घटना घटती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहली घटना, और जो सेकंड घटना आती है वो सिंपल पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बताओ पहले क्या हुआ, पहले पेशेंट मरा कि पहले डॉक्टर आया, बताओ। तुम बोलोगे सर पहले पेशेंट मरा फिर डॉक्टर आया, तो जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड एक्शन होता है सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम क्या बोल रहे हैं, पेशेंट मर चुका था, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था इसलिए पास्ट परफेक्ट, उसके बाद डॉक्टर आया, एक घटना हुई पास्ट में कि डॉक्टर आया, तो सिंपल पास्ट ऐसा होता है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका सिंपल, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बेसिक को अपना कॉमन सेंस लगाओ कि हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म तो कभी आती नहीं है, तो पास्ट नहीं होगा, क्या होगा, पास्ट, पास्ट अवे, मर चुका था वो। हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, ऐसे भी कर लो तुम, पर एरर तो इसी पार्ट में है ना, बस। चाहे तुम ऐसे कर लो, हैड के साथ हैज, हैव और हैड, ये तीनों के तीनों अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं तो थर्ड फॉर्म आएगी। और वरना तुम कॉन्सेप्ट से कर लो कि भाई दो एक्शन हो रहे हैं, जो एक्शन पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो एक्शन हुआ वो सिंपल पास्ट। और मैंने तीसरा तरीका भी बताया था तुम्हें, कैसे, कि जो आफ्टर के साथ आता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, और बिफोर के साथ सिंपल पास्ट आता है। अगर किसी को नोट करना है तो कर लो भाई, धांसू तरीका है, धांसू। जब बिफोर आता है तो बिफोर के साथ सिंपल पास्ट आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी तुम कर सकते हो ऐसा, जब तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन दिखे। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, इस टाइप के कि जब दो एक्शंस होते हैं और एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो बिफोर के साथ सिंपल पास्ट, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट। ये सब का सब थ्योरी पे मैंने अच्छे से कवर किया है, यूट्यूब में सारी की सारी प्लेलिस्ट पड़ेगी, तुम वहां से देख सकते हो। तुम भी बोलोगे सर क्या पढ़ा है आपने, क्या वैल्यू दी है, तो भाई ऐसे क्लासेस मिलते नहीं है, इसलिए ऐसे क्लासेस को पक्का पढ़ा करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्लासेस तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो क्या है भाई, एग्जाम तुमने देना है तो तुम्हारे लिए क्लासेस है, इसलिए पढ़ते रहा करो। व्हेन मिसेस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019, जब मिस्टर सिन्हा वाराणसी में आई 2019 में उसको देखने, नुपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years, तो नुपुर 5 years से टीचिंग कर रही थी। पास्ट की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं केम, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर हैज कर रही है कि कर रही थी, तो हैज को भी हैड करो भाई, कर रही थी टीचिंग 5 सालों से। पास्ट की बात हो रही है कि जब सिन्हा आई थी वाराणसी में देखने, तो नूपुर वहां 5 सालों से टीचिंग कर रही है, ये कर रही थी, कर रही थी, तो हैज नहीं होगा, हैड होगा, कर रही थी पास्ट में। अब बोला है कि एरर किस पार्ट में है, देखो 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हैं, एक पे इस पे अंडरलाइन क्या है कि क्या 2019 में एरर है, हम बोलेंगे नहीं इस पे तो एरर नहीं है। क्या इस वाले पार्ट में एरर है, सिन्हा वाले पार्ट में, हम बोलेंगे नहीं इस पे भी एरर नहीं है, दोनों में एरर नहीं है। फिर डियर फॉर 5 years, क्या 5 years वाले पार्ट में कोई एरर है, नहीं है, 5 years का आगे फॉर ही आएगा बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। क्या नूपुर हैज वाले पार्ट में एरर है, हम बोलेंगे हाँ जी इसी पार्ट में एरर है, हैज नहीं आएगा, वहां पे आएगा हैड। इसी वाले पार्ट में एरर है जिसके नीचे अंडरलाइन है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। सीजल में तुम्हारे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ, इजी है। जब पास्ट की बात करें तो फिर हैज का पास्ट हैड होगा, सिंपल सिंपल है तो भाई। नेक्स्ट, शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर, भाई वो बहुत ज्यादा जल्दी में है अपने भाई से मिलने को, लगता है रक्षाबंधन आ गया है, क्योंकि रक्षाबंधन में ही भाई और बहन आपस में प्यार दिखाते हैं, वरना तो पूरे साल भर भाई लड़ाई होती है। तो शी इज इन
एन हरी नहीं आ हरी, याद रखना फिक्स्ड फ्रेज होता है इन आ हरी। वैसे भी हा की साउंड है, हा की साउंड है तो एन नहीं आ सकता, यही आता है। तो इन अ हरी ये एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, इसको याद करना है। इन अ हरी, इन अ डायलेमा, बाय मिस्टेक, लूज हर्ट, टेक हर्ट, ये सब के सब होते हैं। तो इन एन हरी नहीं, इन अ हरी। हा की साउंड है तो एन तो आ ही नहीं सकता, कभी लॉजिक ही नहीं है इनका। तो ये फ्रेज मैंने तुम्हें चैप्टर में करवाया भी है और तुम उसको याद भी करना है। यू शुड सी अ अकल्टिस्ट, योर आईज लुक वर्स टुडे। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा आज खराब दिख रही है, मे बी शायद रेडनेस हो सकती है, तो तुम्हें अकल्टिस्ट को दिखाना चाहिए। अकल्टिस्ट मतलब होता है जो आंखों को देखता है, जो चश्मे तुम्हें देता है। तो अ की साउंड है, और जब अ की साउंड है अकल्टिस्ट, तो फिर ए नहीं आएगा, एन आएगा। वाउल की साउंड है तो फिर वहां पे ए आर्टिकल आएगा। और कल की क्लास में मैंने इसको अच्छे से डिटेल में बताया था, तो वो क्लास पक्का देख लेना। और वैसे मैंने आज भी बता दिया है कि जब अकल्टिस्ट अ के साउंड आती है वाउल की, तो फिर एन आता है, ए नहीं आता। ए तो कॉन्सोनेंट के साउंड में आता है, व्यंजन की। अब ही वॉज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है जरा बता दो। जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, जिसको हम बैड टेम्पर्ड कहते हैं, पीविश कहते हैं, उसको कुलैरिक कहते हैं, जो बड़ा ही चिड़चिड़ा होता है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। तो वोकैब भी पढ़ते रहो साथ साथ। ये सारी की सारी वोकैब जो अभी हमारी सीरीज चल रही है उस पर मैंने करवाई है, तो मेरे साथ वोकैब भी पढ़ते रहो। वोकैब तुम्हें समझ में आनी चाहिए, वरना तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन पार्ट फिर रह जाएगा। तो वो हमेशा से बहुत गुस्सेल आदमी है, इसलिए आई नेवर लाइक्ड हिम, इसलिए मुझे कभी नहीं पसंद था वो। एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, इसलिए मैं उसकी कंपनी को हमेशा, उसके साथ को अवॉइड करता था, इग्नोर करता था, और मुझे कभी नहीं पसंद वो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से एक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति है। क्लियर है? अब हमको बताना है किस पार्ट में रह रहे हैं। इस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है, इसमें है, किस में है। ध्यान से सुनो। जब तुम सेंटेंस को पढ़ते हो तो बेसिक टेंस को पहले देखा करो, सबसे पहले टेंस को पकड़ा करो। ही वॉज ऑलवेज बीन, वर्स के साथ बीन, बीन होती है थर्ड फॉर्म, बताया भी था। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड वर्स वर्ब, थर्ड होती है बीन। तो क्या वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है कभी? कभी भी वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है? तुम बोलोगे नहीं सर। ही है डूअर, और जब डूअर आगे होता है तो ये होती है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में कभी भी वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं है। तो बोलेगे हाँ सर, वर्स वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं आती है। तो फिर थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है वर्स वर्ब नहीं आएगा तो आता है हैज। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। आप देखो जरा किस पार्ट में आ रहा है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन, वो हमेशा से एक चिड़चिड़ा व्यक्ति रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें कि वो हमेशा से एक चिड़चिड़ा व्यक्ति रहा है, तो इसका मतलब बी पार्ट में एरर हो जाएगा। और अगर तुम्हें पता भी नहीं कि हैज आएगा वहां पे, तो तुम्हें ये तो पता है ना कि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती भाई। जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव वॉइस की पहचान होती है उसमें डूअर आगे होता है। तो एक्टिव वॉइस में जब हम बात करते हैं जिसपे डूअर आगे होता है, उसमें वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती ही नहीं कभी। उसमें तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है या हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो हम बोल रहे हैं भाई वो हमेशा से एक चिड़चिड़ा व्यक्ति रहा है, इसलिए मुझे ना उसकी कंपनी कभी पसंद थी और ना मुझे वो आदमी कभी पसंद था। तो ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रम्पी मैन, वो हमेशा से एक चिड़चिड़ा व्यक्ति रहा है। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। बाकी और कहीं पे एरर है नहीं। आई नेवर लाइक्ड हिम, ये भी सही है। अ ग्रम्पी मैन, ये भी सही है। एंड अवॉइडेड हिज कंपनी, ये भी सही है। भाई हमको पता ना, एंड के आगे और पीछे टेंस सेम रहता है। इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक्ड है, तो इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म अवॉइडेड है। बिल्कुल सही है। बताओ क्या एरर है? तो बी पार्ट में एरर है। तो हर एक चीज तुम्हें जहां पे बच्चे को डाउट हो सकता है वहां पे बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे की दिक्कत कहाँ पे आती है, बच्चे की नर्स कहाँ पे पकड़नी है, वो मुझे पता है। और हमारे एक स्टूडेंट अभी सीपीयू भी सिलेक्ट हुआ है, तो उसका भी इंटरव्यू जल्दी तुम्हारे लेके आऊंगा, ताकि बच्चों के लिए वो मोटिवेशन रहे और तुम भी उसके एक्सपीरियंस से सीखते रहो। क्योंकि जब वो आया था तो बड़ी स्ट्रगल कर रहा था, और फिर उसने कैसे इंग्लिश पढ़ी, कितनी उसने मेहनत की। तुम्हें मेहनत भी पता होनी चाहिए, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंस किस चिड़िया का नाम है। तो पेशेंस क्या होता है, कैसे फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, तो सब चीजें तुम्हें पता चलेगी उसके बारे में डिटेल में। तो उसके लिए भी एक इंटरव्यू लेके आएंगे। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम अ महाभारत, मुझे महाभारत से कुछ सर्टेन स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है। तो महाभारत तो है एक, क्या आप जल्दी से बता दो मुझे, एक होली स्क्रिप्चर है, बुक है, और दुनिया में एक ही है। और जब दुनिया में एक ही है तो उसका आगे ए नहीं आएगा, दा आएगा। बस जो चीजें दुनिया में एक ही होती है या होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके आगे हमेशा दा आता है, क्योंकि दुनिया में एक है और पवित्र है। तो बहुत इजी है। तो तुम आर्टिकल चैप्टर का इन 2023 में शी विल हैज बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years, उसे 3 साल हो चुके होंगे कंपनी में काम करते करते, मतलब वो 3 साल से काम कर रही होगी 2023 में। अब जरा ध्यान से सुनो। विल है मॉडल, और मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं,
तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मॉडल तो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और हैज हो गई फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म हैव होगी। बस तुरंत तुम्हारा आंसर हो गया। और ये हो गया तुम्हारा इस वाले पे कि शी विल हैव, ये हो जाएगा आंसर। कैसे, जरा एक चीज बताता हूँ। अरे देखो जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, सबको पता है। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हैव होती है फर्स्ट फॉर्म। और जो हैज होती है, हैज तो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, तो हैज नहीं लेते हैं वो, अपने साथ हमेशा हैव लेते हैं। ना हैज लेंगे, ना हैड लेंगे, ना हैविंग लेंगे, कुछ नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, कुछ नहीं, केवल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं मॉडल्स हमेशा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल शैल के साथ हैव, इसलिए हैव आता है वहां पे क्योंकि हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। आप समझ पाया, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। इसलिए बहुत सारे टीचर रटाते भी है कि जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा हैव आता है, ना हैड आता है, ना हैज आता है। इसके लॉजिक ये है कि मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा हैव होती है। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, तो रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि बोलते सही है वो, लेकिन अगर तुम्हें लॉजिक समझ पा जाएगा तो तुम भूलोगे नहीं इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए जो पढ़ते हैं सही से उनको इंग्लिश को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ जाते हैं वो। दे यूजुअली एलिज, एलिज मतलब होता है आरोप लगाना। वो यूजुअली आरोप लगाते हैं कि देयर इज अ डिले इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी ड्यू टू द फॉल्टी परचेस ऑर्डर। जो ये लोग गलत ऑर्डर कर रहे हैं उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, काम रुक रहा है, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। अब जरा बता देना इस पे एरर कहाँ पे है, सबका सब। जिसने एरर बता दिया मैं मान जाऊंगा। बता दो जरा एरर कहाँ पे है। दे यूजुअली एलिज, तो दे है प्लूरल, तो उसके उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही आई है, बिल्कुल सही है। दैट देयर इज अ डिले, देयर इज अ डिले, बिल्कुल सही है, एक डिले होता है। इन प्रोक्यूरिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी में डिले होता है ड्यू टू द फॉल्टी परचेस ऑर्डर। जो फॉल्टी परचेस ऑर्डर लोग कर रहे हैं, जो फालतू के ऑर्डर्स कर रहे हैं, उससे कारण काम में डिले हो रहा है, क्योंकि बार बार ऑर्डर्स कैंसिल होंगे तो काम में डिले होगा। तो कोई एरर नहीं है, नो एरर, बिल्कुल सही है हमारी बात। हाँ, इसमें कोई एरर है ही नहीं। स्टेशनरी हो गया नाउन। देखो दो स्टेशनरी होते हैं, याद रखना। एक तो तुमने देखा होगा, एक होता है स्टेशनरी ERY, और एक होता है स्टेशनरी। इस स्टेशनरी जिसमें ARY आता है, इसका मतलब होता है वो चीज जो स्थिर है, जो मोशनलेस है, जो गतिहीन है, जो रुकी हुई है, स्थिर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख लेता हूं, फिर बोलेंगे बच्चे सर हमको दिक्कत है। तो एक स्टेशनरी होता है जो रुका हुआ होता है, जैसे दिस होल बोल्ड इज अ स्टेशनरी थिंग, रुकी हुई है। और एक स्टेशनरी मतलब होता है जहां से तुम पेन वगैरह खरीदते हो, पेंसिल वगैरह खरीदते हो, जो दुकान होती है स्टेशनरी की दुकान, कॉपी किताब ये सब मिलती है, भैया तुम्हें तो पता होगा, पढ़ने वाले बच्चे हो तो याद कैसे रखेंगे। पेन से याद रखो, पेन, पेन में ई आता है, ई पेन, तो ई से याद रखो स्टेशनरी जिसमें ई आता है। तो ये जो ई आता है पेन में, इसमें भी ई आता है, इसका मतलब ये स्टेशनरी हो गया, पेन वाली दुकान जहाँ पे पेन, तुम्हारी नोटबुक से सब मिलती है। और स्टेशनरी ए वाला, इसका मतलब है जो चीज रुकी हुई होती है, मोशनलेस होती है, स्टिल होती है, स्टेशनरी होती है। क्लियर है, अब मुझे लगता है तुम्हें याद रहेगा। अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, दिमाग में घुसा रहेगा। इट कैन गेट एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। विंटर्स में भैया एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंड हो सकती है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां देखो जरा, इट गेट हो सकता है, अच्छा इट कैन, जब कैन लिखा तो कैन भी कर सकता हूं। यहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूंगा भाई यहाँ कोल्ड हो सकता है, ठंडा हो सकता है, तुम बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ पाया। तो मैं बोलूंगा ठंडा क्या है, ये क्या है ठंडा, तुम बोलोगे सर ये एडजेक्टिव है। अरे कोल्ड, हॉट, ये सब के सब तो क्वालिटीज होती है, तो एडजेक्टिव है। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो समझ पा गया, क्योंकि जो गेट वर्ब होती है अपने बाद वो एडजेक्टिव लेती है। तो इट कैन गेट, हम बोल रहे हैं हाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है भैया, ठंडा हो सकता है, और कोल्ड है एडजेक्टिव। कितना ठंडा हो सकता है, तुम बोलोगे बहुत ठंडा हो सकता है सर, कितना ठंडा हो सकता है, बहुत। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ एक्सट्रीम, वो एक्सट्रीम किसी क्वालिटी बता रहा है, जरा बता दो। ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, कितना कोल्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा। और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताए वो हमारा एडवर्ब होता है, और एडवर्ब एक्सट्रीम नहीं होता, एक्सट्रीमली होता है। आप समझ पा गया, इसका मतलब सर एक्सट्रीम नहीं होगा यहाँ पे तो होगा एक्सट्रीमली। क्यों, क्योंकि कोल्ड हो गया एडजेक्टिव, ये ठंडा हो सकता है, और कितना ठंडा हो सकता है, बहुत ज्यादा। तो जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बताए वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब वो होता है जिसके पीछे एलवे लगता है। समझ पा गए आप, बस यही था कॉन्सेप्ट। एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम तो होता है एडजेक्टिव, और एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, तो एडवर्ब होता है एलवे लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। तो इट कैन गेट कोल्ड, यहाँ पे भैया
ठंडा हो सकता है कितना, बहुत ज्यादा। तो ये एडजेक्टिव के जो क्वालिटी को बताता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब वो होता है जिसके पीछे एलवाई लगता है। तुरंत आ जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड हियर, बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकता है। अब आया। तो पढ़ाने की और समझाने की टेक्निक होती है भाई। आई कॉट अ व्हाइट कैट रसलिंग बीनीथ माई रूम। मैंने एक बिल्ली को पाया जो रसल कर रही थी मेरे रूम के बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है नीचे। तो मेरे रूम के नीचे क्या, गड्ढे में जाके रसलिंग कर रही थी वो। तो क्या कर रही थी वो मेरे रूम के अंदर। बीनीथ नहीं, बीनीथ मतलब होता है नीचे, रूम के अंदर। इन माई रूम होगा, बीनीथ माई रूम नहीं, इन माई रूम। मेरे रूम के अंदर बिल्ली रसलिंग कर रही थी, लड़ाई झगड़ा कर रही थी। बिल्लियों का काम होता है क्या है बाकी, और यार ये तो होता है काम, और क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। बिल्लियां और लड़कियां सेम ही होती है वैसे। तो बोले कि सर हाँ आपने सही बात कह दी। तो बिल्ली को मैंने देखा अपने कमरे के अंदर लड़ते हुए ना भाई, कमरे के अंदर, बीनीथ, कमरे के नीचे नहीं। कमरे के नीचे कुछ नहीं होता है, गड्ढा ही होता है। कमरे के नीचे तो है मिट्टी विट्टी के अंदर। किड लर्न, बच्चे सीखते हैं, अलॉट, बहुत सारा, बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क, अपनी स्कूल एक्टिविटीज और होमवर्क के द्वारा या होमवर्क से। देखो जरा, बाय तब आता है जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, माय रूम वाज क्लीन्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरा कमरा साफ किया गया। तो जब किसी लिविंग पर्सन के द्वारा कोई काम होता है तो बाय आता है, तब आता है बाय, याद रखना, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है। अब यहाँ पे हम किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ, बच्चे किसी व्यक्ति के द्वारा सीख रहे हैं कि स्कूल एक्टिविटीज के द्वारा सीख रहे हैं। तुम बोलोगे सर स्कूल एक्टिविटीज के द्वारा सीख रहे हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ द्वारा का सेंस ही नहीं आ रहा है। स्कूल एक्टिविटीज से सीखते हैं, से तो फ्रॉम, फ्रॉम आएगा ना कि बाय आएगा। बाय तो तब आता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है। जैसे माय रूम वाज क्लीन्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरा कमरा साफ किया गया। जैसे एक और लिखता हूं, आई वॉज हेल्प्ड बाय शुभम, भाई मेरी मदद की गई शुभम के द्वारा। तो बाय तो तब आता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम होता है। यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा कोई काम थोड़े हो रहा है, हम बोल रहे हैं बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं स्कूल एक्टिविटीज से, तो फ्रॉम स्कूल एक्टिविटीज, ना कि बाय स्कूल एक्टिविटीज। ये है सिंपल सा लॉजिक जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो बाय नहीं आएगा वहां पे, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम स्कूल एक्टिविटीज। जब किसी लिविंग के द्वारा कोई काम होता है तो बाय, और जब स्कूल एक्टिविटी से बच्चे सीखते हैं तो फ्रॉम, बस। अब इस पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो बताना है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, देखो इवनिंग के साथ तो एन ही आएगा, इवनिंग है, बाउल के साउंड है तो एन आएगा, ए तो आएगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया पहले ही। नियर पूल, अब पूल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, नियर अ पूल बोलना पड़ेगा। ये तो मैंने बार बार बता दिया है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें भी आर्टिकल नहीं है तो ये भी गलत हो गया। देखो दो तो हमारे गलत हो गए, ये दोनों, ये भी गलत हो गया, तो एक ही बचा है, दो। आंसर डी वाला। कितना इजी है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को देख के चलते रहो। कैसे, हम बोल रहे हैं आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, मुझे बड़ी पसंद है एक शाम को पूल के पास में एक कप लेके कॉफी का, अरे वाह, मतलब पूल के पास में, ठंडे पूल में एक कॉफी का कप भी हो और शाम भी हो, आहा, फिर तो क्या ही चाहिए। ये सब का सब मिलेगा जब जॉब लगेगी। इसलिए अभी मस्त पढ़ लो, और कुछ टाइम की बात है, जॉब लग गई एक बार तो उसके बाद आराम से पूल में कहीं भी इंजॉय करना, कॉफी का मग हो चाहे वो किसी और चीज का मग हो, है ना। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, इवनिंग के आगे तो एन आता है, ए तो आता नहीं, तो ये तो गया, ये तो हट गया। पूल, नियर अ पूल बोलेंगे, एक पूल के सामने, सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे तो इसका मतलब ये भी गया और ये भी गया, तो तीनों के तीनों ऑप्शन के एक ही है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, इवनिंग के आगे एन लगाया है। नियर अ पूल, सिंगुलर नाउन के आगे भी आर्टिकल आता है, विद अ कप ऑफ कॉफी, देखो कप सिंगुलर नाउन है तो उसके आगे भी ये आएगा आर्टिकल। जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है। देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सबके आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है। हमेशा याद रखो, अतुल सर ने क्या बोला है कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसका आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है जरूर। आर्टिकल नहीं लगाओगे तो फिर काम खराब वहां पे हो जाएगा। इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, देखो कंट्री है, नाउन सिंगुलर है तो उसका भी ए लगाया है, तो आर्टिकल सिंगुलर नाउन के आगे लगाना पड़ता है ताकि ये समझ पा जाए कि वो नाउन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नहीं है, ये दिखाने के लिए। तो इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, अगर तुम फॉरेन कंट्री में रहते हो, कंडीशन, तो रिजल्ट क्या है, यू शुड ट्राई एंड लर्न लैंग्वेज, तुम्हें ट्राई करना चाहिए और लर्न लैंग्वेज। तुम्हें ट्राई करना चाहिए, क्या ट्राई करना चाहिए भाई, और लर्न लैंग्वेज, और सीखना चाहिए नहीं, यू शुड ट्राई टू लर्न। तुम्हें ट्राई करना चाहिए किस चीज का, टू लर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने का ट्राई करना चाहिए। अगर फॉरेन में रहोगे तो फॉरेन की लैंग्वेज तो सीखोगे ही, तो ट्राई एंड लर्न नहीं, यू शुड ट्राई, तुम्हें क्या ट्राई करना चाहिए भाई, क्या ट्राई,
नहीं, यू शुड ट्राई टू लर्न लैंग्वेज, तुम्हें ट्राई करना चाहिए लैंग्वेज को लर्न करने का। तो इसलिए यू शुड ट्राई एंड नहीं टू लर्न लैंग्वेज, तुम्हें ट्राई करना चाहिए लैंग्वेज लर्न करने का, तो लर्न करने का ट्राई करना चाहिए, ना कि ट्राई और लर्न करना चाहिए। समझ पाए? बेसिक बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है यार, बच्चों वाला है, प्रपोजिशन का है। देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु आर सीकर्स, मतलब होता है जो खोजते हैं, तो 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो कि जॉब को खोज रहे हैं। हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट फॉर द पोस्ट सिंस 2020, जिन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है फिर भी वो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, हमको ये तो पता है कि आर के साथ कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, थर्ड फॉर्म तो हैज हैव हैड के साथ आती है, ये तो हमको पता है। इसका मतलब, और यहाँ पे ऑलरेडी भी है, हमने बोला भी था, मैंने बताया भी था, ऑलरेडी, रिसेंटली, नाउ, जस्ट नाउ, हमेशा जब ये कीवर्ड आते हैं तो इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है, हमेशा, हमेशा और हमेशा इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट ही आता है। फिर बता रहा हूं, मेरे साथ बोलो क्या क्या। जब भी ऑलरेडी, रिसेंटली, नाउ, जस्ट नाउ, जब भी ये कीवर्ड आ जाए, इनका मतलब है काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूंगा देखो जस्ट अभी हो गया हूं, जस्ट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, ऑलरेडी काम कंप्लीट कर लिया मैंने, अभी अभी खत्म किया है, मतलब रिसेंटली, अरे रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी, तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी रिसेंटली। तो जब भी हम अभी अभी की बात करते हैं, रिसेंटली, ये सब, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि आर के साथ आती है, तो आर वहां पे गलत हो जाएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि जॉब सीकर्स है, सीकर्स है प्लूरल, तो उनके अकॉर्डिंग आर आएगा वहां पे। सीकर होता है एक व्यक्ति होता तो हैज आता। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब भी कठिन परिस्थितियों का कोई टाइम आता है, डिफिकल्टीज का, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो एक दूसरे का, तो वन अदर नहीं, वन अनदर, याद रखना, वन अनदर। जब हम दो की बात करते हैं, दो व्यक्तियों की, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, तब ईच अदर आता है, दो के लिए ईच अदर आता है। जैसे राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जब केवल दो व्यक्ति हो तो ईच अदर, और जब दो से ज्यादा हो, देखो तुम्हें समझ पे तो आ रहा है ना एरो, दो से ज्यादा, तो फिर आता है वन अनदर, तब वहां पे वन अनदर आता है। ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जिसका आगे पीछे सेम हो जाए, चाहे तुम राम श्याम बोलो चाहे श्याम राम बोलो, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उल्टा पुल्टा कर सकते हो। तो जब दो की बात करें तो ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात करें तो वन अनदर। वैसे ही जब दो में कोई चीज डिवाइड करते हैं तो बिटवीन आता है, जब दो में कोई चीज डिवाइड करते हैं तो बिटवीन, और दो से ज्यादा में डिवाइड करते हैं तो अमंग, सिंपल। जब दो में कोई चीज डिवाइड करें तो बिटवीन, और जब दो से ज्यादा में करें तो अमंग। जैसे जब हमारा बर्थडे होता था स्कूल में, याद होगा तुम्हें, तो हम टॉफी बांटते थे, तो अमंग चिल्ड्रन बोलती थी टीचर, डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफीज अमंग ऑल योर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के अमंग तुम्हें टॉफी बांट दो। बिटवीन नहीं बोलती थी, अमंग बोलती थी, क्योंकि क्लासमेट बहुत ज्यादा थे। और तुम्हें याद भी होगा कि जो हमारा दोस्त रहता था, और को तो हम दो दो टॉफी देंगे, और जो हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा उसको चार देंगे, ये दिखाने के लिए और अपना बेस्ट फ्रेंड है, उसने पहले ही बोला था कि भाई मुझे तू अलग से देना टॉफी, याद होगा तुम्हें। हाँ, तो पहले पहले की, और कोकोनट वाली टॉफी देते थे, वो कोकोनट वाली आती थी जो, याद होगा तुम्हें। तो ये जो पुरानी पुरानी चीजें भैया, मजा आता है उसमें, याद करने में। ही इज एज कंसर्न एज मी रिगार्डिंग द रिन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में जो भी नया आया है उसके बारे में जितना कंसर्न वो है उतना ही कंसर्न मैं भी हूं। तो मैं और वो दोनों को दोनों सेम कंसर्न है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका इसके साथ, सही बात है, हम कंपैरिजन इन दोनों का कर रहे हैं। तुम बोलोगे हाँ सर कर रहे हैं, और जब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, तुम सबको पता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, भाई कंपैरिजन तो दो सेम चीजों का होता है। किसी लड़के का कंपैरिजन लड़के से करेंगे, तुम लड़के का कंपैरिजन लड़की से थोड़े कर लोगे, तुम भी थोड़े बोल दोगे अरे भाई देख इसके नखरे तो लड़की वाले हैं। ये हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा असली में अगर हम लॉजिक से देखें तो लॉजिक से नहीं है ना। तो लड़के का कंपैरिजन लड़के से के साथ किया जाता है। हमें ये थोड़ा बोलते हैं यार इसके बाल तो बड़े अच्छे हैं यार, इसके बाल तो कैटरीना कैफ की तरह है, नहीं, हम ऋतिक रोशन बोल सकते हैं, कैटरीना कैफ नहीं बोल सकते हैं। यार इसकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है यार मेरे दोस्त की आज, यार क्या यार तू तो मस्त आज यार तू कैटरीना कैफ लग रहा है, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। तो लड़के का लड़के के साथ, लड़की का लड़की के साथ, वैसे ही सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो अगर ही हमारा सब्जेक्ट है, देखो इज है वर्ब, वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट है, तो फिर मी को भी सब्जेक्ट होना पड़ेगा, तो मी नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई।
तो ही इज एज कंसर्न एज आई, वो उतना ही कंसर्न है, बात को लेके सीरियस है जितना कि मैं हूं। जो नया शेड्यूल आया है एग्जाम का, तो इसका मतलब यहाँ पे डी पार्ट में एरर हो गया, मी नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, दो सिमिलर चीजों का कंपैरिजन होता है हमेशा। अब तुमको हमेशा याद रहेगी ये बात। आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून, उस लंबी आफ्टरनून के बाद, व्हेन आई क्वाइटली एंटर्ड हर रूम, जब मैं चुपके से उसके रूम में गया, टू हैंड ओवर द पैकेट टू हर, पैकेट उसको देने के लिए, शी आस्क्ड मी टू सिट रिलक्टेंट, उसने मुझे बैठने को बोला। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंगली, अनिच्छा से। मतलब जब आफ्टरनून में मैं उसके घर गया चुपचाप से उसको पैकेट देने, तो उसने मुझे बैठने को बोला, लेकिन अनिच्छा से, इच्छा नहीं थी उसकी। लेकिन जैसे मान लो कोई आ गया हमारे घर पे, हमारी इच्छा नहीं है, तो हम बोलते हैं ना अरे बैठ जाओ, लेकिन अनरिलेक्टेंटली बोलते हैं, मतलब बिना इच्छा के बोलते हैं, अनविलिंगली। तो रिलेक्टेंट, अब देखो रिलेक्टेंट किसके लिए है, शी आस्क्ड, उसने मुझे पूछा अनिच्छा से, तो ये वर्ब के लिए, वर्ब है आस्क्ड, वर्ब के लिए जो आता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब है तो रिलेक्टेंटली बोलो, एलवाई लगाओगे इसके पीछे। रिलेक्टेंट तो हो गया एडजेक्टिव, और ये रिलेक्टेंट आया है अनिच्छा से। क्या किया उसने, लड़की ने पूछा मुझे बैठने को अनिच्छा से। जो वर्ब के लिए आता है वो एडजेक्टिव नहीं होता है, एडवर्ब होता है, और एडवर्ब तब होता है जब एडजेक्टिव के पीछे एलवाई लगाते हैं, तो एलवाई लगाओ। शी आस्क्ड मी टू सिट रिलेक्टेंटली, उसने मुझे अनिच्छा से बैठने को बोला, पूछ दिया उसने कि भाई बैठोगे आराम से, चाय पानी पियोगे, जबकि साफ पता चल रहा है इच्छा नहीं है इसकी। जैसे कभी हम किसी के घर जाते हैं, अपनी नानी के घर गए मान लो, तो हमको पता है नानी की इच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए नानी पूछती कि हाँ भाई खाना खा के जाएगा, हम बोलते नहीं नहीं नानी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जा ले। तो अनिच्छा से पूछते तो रिलेक्टेंटली उसको बोलते हैं। तो रिलेक्टेंट तुम्हारे एग्जाम में आता भी है, याद रखना। रिलेक्टेंट मतलब होता है अनविलिंगली, जिसको कोई इच्छा ना हो। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर, गैदर्ड मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना। तो लोग बहुत मात्रा में गैदर्ड हो गए, इकट्ठा हो गए, तो पुलिस उनको होल्ड नहीं कर पाई, रोक नहीं पाई। तो रोकने को होल्ड ऑन बोलते हैं, होल्ड ऑन नहीं, होल्ड बैक बोलते हैं, होल्ड बैक। होल्ड बैक मतलब होता है रोकना, तो यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब है होल्ड बैक। होल्ड ऑन तो मतलब होता है कि भाई थाम के रखो कोई, होल्ड बैक मतलब रोकना किसी को, टू प्रिवेंट समथिंग और समवन, है ना। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा था, चलो तुम्हारे लिए पूरा लिख लेता हूँ। तो किसी चीज को रोकना, होल्ड करना, प्रिवेंट करना, या किसी चीज को रोकना, होल्ड बैक करना। आप बोलते ना तू होल्ड बैक मत कर यार, होल्ड बैक मत कर मतलब रोक मत अपने को। तो किसी को होल्ड बैक करना मतलब रोकना। तो पुलिस रोक नहीं पाई लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इकट्ठा हो गए थे, तो रोक नहीं पाई। तो होल्ड बैक होता है, होल्ड ऑन नहीं होता है, होल्ड बैक होता है। क्लियर है। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्लियर, सो दे वेंट टू द मूवीज, क्योंकि बच्चे पहले ही कॉलेज से आ चुके थे, इसलिए फिर वो मूवी देखने चले गए। होता ना जब मान लो बच्चे पहले ही आ गए स्कूल से, तो फिर वो मूवी देखने चले गए। अब वो पहले ही आ गए थे मूवी स्कूल से, तो स्कूल से कॉलेज से आ गए थे, वो आ गए थे, तो गेट बेटर बोलेंगे, आ गए अकेले, गेट बेटर तो नहीं बोलेंगे। तो सर क्या बोलेंगे, अरे गेट बैक, गेट बैक मतलब होता है रिटर्न होना, आना। गेट बैक मतलब होता है टू रिटर्न, अरे आना। अरे भाई कॉलेज से वो जल्दी आ गए थे, इसी वजह से वो मूवी देखने चले गए, तो गेट बैक बोलो ना भाई, गेट बैक फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से वो आ गए थे जल्दी, अर्ली। तो गेट बेटर क्या होता है, ठीक हो गए थे वो कॉलेज से, गेट बेटर ठीक हो गए थे वो कॉलेज से, नहीं कॉलेज से वापस आ गए थे लौट के जल्दी, तो गेट बैक बोलेंगे ना कि गेट बेटर। सिंपल लॉजिक है भाई। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। मैंने 200 फ्रेजल वर्ब सॉरी 200 फ्रेजल वर्ब मैंने करवा चुकी है, उसको पढ़ लेना पक्का। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, अगर हम मिट्टी के उपजाऊपन को रिस्टोर करें फिर से, वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के जितने भी प्रभाव पड़ रहे हैं हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, एले करना, किसी भी चीज को मॉडिफाई करना, शांत करना, कम करना। तो हम जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं, अगर जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊपन को हम बढ़ाएं, उसकी रिस्टोर उसको करें, उसकी हेल्थ को। अब बताओ कहाँ पे है एरर। मुझे पक्का पता है भाई, ऐसे तुम पूछ नहीं पाओगे, ऐसे तुम एरर बता नहीं पाओगे भाई। एमटीएस के क्वेश्चंस तो धमाकेदार आते ही हैं, मॉर्निंग की शिफ्ट है, और बोला जाता है मॉर्निंग की शिफ्ट कभी कभी टफ हो जाती है, हालांकि टफ नहीं है, ये मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में करवाया है, इसलिए बोलता हूँ जो मैं एक बार करवाता हूँ ना भाई, उसको रिवाइज पक्का किया करो। ये तो करते हो तुम, रिवाइज नहीं करते हो, उसके बाद बोलते हो सर कहाँ से क्वेश्चन आया। देखो जरा, हमने बोला था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब भी आता है लेट, या आएगा बिड, या मेक,
या हेल्प, जब भी ये वर्ब आती है, ये चार वर्ब, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इन्फिनिटिव ही आता है, बेयर इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती कभी भी, इन्फिनिटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनिटिव आता है हमेशा, हमेशा और हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। ये मैंने बताया भी था तुम्हें। जब भी लेट, बिड, मेक, हेल्प आता है, तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल देता हूँ, भाई एग्जांपल लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। लेट मी टू हेल्प यू, अगर मैं ऐसे बोल दूं लेट मी टू हेल्प यू, तो बताओ सही है? सबके साथ बताओ, लेट मी टू हेल्प यू सही है? तुम बोलोगे सर सही नहीं है, क्यों? लेट मी, लेट अपने बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, टू इन्फिनेटिव नहीं लेती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करने दो, लेट मी हेल्प यू। तो लेट जो होता है, लेट हो गई, बिड हो गई, मेक हो गई, हेल्प हो गई, ये सब के सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, इन्फिनेटिव नहीं लेते। तो अगर यहाँ पे आ गया है हेल्प, हेल्प, तो हेल्प भी हमको पता है, देखो हमने ये तो पढ़ा, हेल्प भी कौन सी फॉर्म है हमारी, ये है। और ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो मिटिगेट होगा, एट नहीं होगा। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प मिटिगेट, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एट वगैरह प्रेपोजिशन नहीं लेती है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, डायरेक्ट, एट नहीं आएगा बीच में। क्लियर है? तो लेट मी एट हेल्प यू, टू हेल्प यू कुछ नहीं, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट मी हेल्प यू, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि एट आएगा वहां पे, या कोई दूसरा प्रेपोजिशन आएगा वहां पे, या पार्टिकल वगैरह कुछ नहीं। तो हमारा जो एरर था वो था इस वाले पे। ऐसे क्वेश्चन जब तुम करते हो तो बताओ, तुम्हारा ऐसा एग्जाम छूट कहां से सकता है? जो बच्चों के फुल में से फुल नहीं आते ना, आउट ऑफ 135 में से 135 सीपीओ में, जो फुल में से फुल नहीं आते हैं, ये 200 सीपीओ सीजल इनमें, वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि भाई 130 तक कोई खींच देगा, लेकिन 135 को करने के लिए वहां पे इसको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट बच्चों को आते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो तुम मेरे साथ सीख रहे हो। द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस, तो जो पहले इसका फ्रंट पार्ट है वो तो रेखाओं को बनाने के लिए आता है, कार्व करने के लिए यूज किया जाता है। एंड द बैक एंड, जो उसका पीछे का भाग है, फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरिया, होल एरिया को स्क्रैच करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला आगे का पार्ट तो हम यूज करते हैं उस पर लाइन बनाने के लिए, और पीछे का पार्ट स्क्रैच करते हैं होल एरिया को। अब ध्यान सुनना, स्क्रैच जो वर्ड होता है, स्क्रैच, ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने डायरेक्ट बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने डायरेक्ट बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, बीच में प्रेपोजिशन वगैरह नहीं आता है। तो स्क्रैचिंग ऑफ नहीं आएगा, स्क्रैचिंग द होल एरिया, कि स्क्रैचिंग हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं पे लिखूंगा आई ओपनड टू द डोर, आई ओपनड टू द डोर, तो तुम बोलोगे सर आई ओपनड टू द डोर नहीं होगा, ओपन तो है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने डायरेक्ट बात अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो बीच में ये टू नहीं आएगा। क्लियर है? तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन ऑफ वगैरह कुछ नहीं आता। अब तुम बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब सर कौन सी होती है सर? कुछ इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक है, या इसको जितनी भी होती है दुनिया में उसको याद करना पड़ेगा? शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बताऊं? मजा आएगा तुम्हें, देखो जरा, सबका जुगाड़ है भाई, सबका जुगाड़ है। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो व्हाट का रिप्लाई दे, या बोल सकते हैं जो हुम का रिप्लाई दे। तो जो व्हाट या हुम का रिप्लाई देती है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे आई ओपन मैंने खोला, व्हाट क्या खोला, दरवाजा खोला, तो व्हाट का जो रिप्लाई दे, जिसका ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई दे रहा हो या हुम का रिप्लाई दे रहा हो, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। वैसे तो हुम का तो ना बोलो तो चलेगा, तुम केवल व्हाट का बोल दो, कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, तुम इतना कर नहीं पाओगे। तो जो व्हाट का रिप्लाई देते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई देता है। जैसे आई ओपन मैंने खोला, व्हाट क्या खोला, दरवाजा खोला, तो जो व्हाट का रिप्लाई जिसका ऑब्जेक्ट देते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बैक एंड यूज होता है स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग के लिए, फॉर व्हाट क्या स्क्रैच करने के लिए, होल एरिया को स्क्रैच करने के लिए। तो जो व्हाट का रिप्लाई दे वो ट्रांजिटिव वर्ब, बस। और डायरेक्ट उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। लो भैया, और बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें इतना कंटेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए? वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हेयर, भाई मैं यहाँ कहाँ एक अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट ढूंढ सकता हूँ? तो वेयर कैन आई फाइंड बिल्कुल सही है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट। अबाउट हेयर नहीं, हेयर, डायरेक्ट बोलो हेयर, कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं यहाँ? अबाउट हेयर क्या होता है? अबाउट क्या होता है?
अबाउट कुछ नहीं होता है। तो वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट हियर, कहाँ मैं यहाँ ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, अबाउट हियर कोई जरूरत नहीं है, हियर डायरेक्ट, हियर देयर डायरेक्ट जोड़ते हैं, इनके आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। जैसे ही केम टू हियर, वो यहाँ आया था, ही केम टू हियर। तुम बोलोगे सर टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो हियर होते हैं, देयर होते हैं, टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड होते हैं, ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं यस्टरडे जैसे। तो ही केम टू यस्टरडे नहीं, ही केम यस्टरडे, ही केम टुडे तो टुडे डायरेक्ट। तो जो ये टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड होते हैं, जो टाइम और प्लेस बताते हैं, हियर देयर यहाँ वहां, यस्टरडे टुडे टुमारो, ये डायरेक्ट जुड़ते हैं, इनके लिए प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ये जुड़ जाते हैं क्वेश्चन में, हमारे सेंटेंस में बस। Factoring is, of course, different from and superior than bill discounting from the point of view of a small company. तो अगर हम स्मॉल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए स्मॉल कंपनी, स्मॉल छोटी सी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उनके लिए फैक्टरिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट है और ज्यादा अच्छी है बिलिंग काउंटिंग से। फैक्टरिंग मतलब होता है जब हम अपने एक शेयर किसी को दे देते हैं, तो उसी को फैक्टरिंग बोलते हैं बिजनेस के टर्म में। तो हम बोल रहे हैं अगर छोटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू नजरिए से देखें, तो फैक्टरिंग जो काम है फैक्टरिंग का, वो अलग है और बड़ा है बिल डिस्काउंटिंग से। तो बिल में डिस्काउंट दे रहे हो, उससे अच्छा फैक्टरिंग कर लो। अब सुनो, डिफरेंट के साथ तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन तुम्हारा फ्रॉम आता है, प्रेपोजिशन चैप्टर का है, तो डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुपीरियर के साथ क्या आता है, देन नहीं, क्या आता है, टू। अरे बहुत बढ़िया, याद रखना जब भी तुम्हारे पास आ जाए इंफीरियर, सुपीरियर, मैं लिख भी रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आते हैं इसलिए लिख रहा हूं, जूनियर, सीनियर, अल्टीरियर, पोस्टीरियर, बहुत सारे हो सकते हैं, एंसिलरी, लुक फॉरवर्ड, इंजीरियस, अकस्टम्ड, इन सब के साथ टू आता है, देन नहीं आता टू, इन सब के साथ टू, देन नहीं। तो बोलो सर देन क्यों नहीं आता, क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं जो देन लगा दें, हम चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, और जब सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो टू आता है वहां पे, इसलिए सुपीरियर के साथ टू आता है, ना कि देन। तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आता है सुपीरियर, राम इज सुपीरियर देन मी, राम इज सुपीरियर टू मी होगा, देन नहीं होगा, जूनियर टू मी ये सब आता है। कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर, अब तुम सबको पता है, अभी तो हमने पढ़ा था वन अदर होता है कि वन अनदर होता है, वन अनदर। देखो ईच अदर और वन अनदर ये होता है कि कंपनियां एक दूसरे के विल गो आफ्टर, एक दूसरे के बाद जाएगी तो वन अनदर होगा, बस डायरेक्ट। तो वन अदर नहीं, वन अनदर होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग who met his fate thanks to David Slingshot। हम बोल रहे हैं अभी इसी चीज को संबोधित कर रहा है, सेम चीज को, बिग लक की who met his fate thanks to David Slingshot, डेविड के जो स्लिंगशॉट गुलेर जो डेविड ने मारा, तो जो बिग लग, लग मतलब होता है टुकड़ा किसी चीज का बड़ा सा, तो ये जो भारी भरकम टुकड़ा है वो अपनी फेट जो उसका किस्मत थी उससे वो मिल गया। हम धन्यवाद करते हैं डेविड के गुलेर को चलाने के, जो बड़ा टुकड़ा था वो मिल गया अपनी फेट से। इसी चीज को, सेम चीज को ये रेफरिंग कर रहा है। अब देखो जरा, नाउ इट्स रेफरिंग, देखो रेफरिंग हो गई वर्ब, तुम बोलोगे हाँ सर वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है जरा बताना, वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, हाँ सर सब्जेक्ट आता है वर्ब के पहले, लेकिन इट्स तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तुम बोलोगे सर इट्स सब्जेक्ट नहीं है क्या, देखो जरा ध्यान सुनना, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, द बेबी is watching its hands, बच्चा अपने हाथों को देख रहा है, अगर मैं ऐसे बोलूं, और अगर मैं बोलूंगा इट इज रेनिंग, पे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, और तुम्हें ये बात आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। सुनो, इट इज रेनिंग में तुम्हें पता ही ये है वर्ब, इट है सब्जेक्ट और इज है वर्ब, इतना पता है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब, इज जो होगी ये हेल्पिंग वर्ब है, और रेनिंग होगी मेन वर्ब की बारिश हो रही है। और यहाँ पे है बच्चा देख रहा है अपने हाथों को, इट्स, इट्स हैंड्स मतलब अपने हाथों को, तो हैंड्स हो गया नाउन, और नाउन के जो आता है वो होता है एडजेक्टिव, तो इट्स होता है एडजेक्टिव, अधिकार दिखाता है, उसके हाथों को देख रहा है बच्चा, तो इट्स मतलब है एडजेक्टिव। और अगर मैं इट इज रेनिंग है, क्या मैं इसको अलग तरीके से लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, लो इट्स रेनिंग। कैसे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट्स बना दी मैंने,
अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया, इसका मतलब इट इज रेनिंग। जैसे हम करते हैं ना, जिससे मैं देखा होगा डज नॉट को मिक्स करके तुम बनाते हो डजंट, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो ये मिक्स करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो बोलोगे सर बनाते हैं। वैसे ही हमने इट इज सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिक्स करके इट्स कर दिया, अपॉस्ट्रॉफी से दिखा दिया इसको। तो अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है इट इज रेनिंग। क्लियर है? ये हमारा सब्जेक्ट है, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा इट्स वाला है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे उसने वर्ब के पहले सब्जेक्ट देना चाहिए था और उसने दे दिया एडजेक्टिव इट्स, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा सब्जेक्ट इट्स वाला, ये वाला इट्स रेनिंग। इसका मतलब है इट इज रेनिंग। तो नाउ इट इज रेफरिंग टू द सेम, अब ये उसी सेम चीज को रेफर कर रहा है, तो इट इज वहां पे होगा ना कि इट्स होगा। इट्स तो एडजेक्टिव होता है और वर्ब के पहले तो हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है, ये सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। बताओ आया कि नहीं आया? तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे लिख लेता हूँ इट्स आए, तो इट्स होता है एडजेक्टिव, ये तो हमेशा नाउन के पहले आएगा। और जब भी इट्स आ जाए इट्स, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट होता है। और इट्स इट्स का मतलब होता है इट इज, इट हैज, ये सब हो सकता है, इट वॉज हो सकता है। तो इट इज हो गया, इट वॉज हो गया, इट हैज हो गया, ये सब के सब हो सकता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट चाहिए था, इसका मतलब पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। नाउ इट्स, ये वाला इट्स नहीं, अपॉस्ट्रॉफी इट वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला और सब्जेक्ट वाला। तो सब्जेक्ट चाहिए होता है वर्ब के पहले। नेक्स्ट, मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज फनी, प्लेइंग एंड मिस्चीवियस। तुम्हारे एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे इस क्वेश्चन में एरर नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो इसलिए जो जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि टफ है, नहीं, बहुत ईजी है तो, लेकिन बच्चे इस पे एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं। हम बोल रहे हैं जो उसकी कला थी, कला में से ज्यादातर जो पार्ट उसने डिस्कस किया वो फनी था। देखो इज फनी एडजेक्टिव, प्लेइंग था और मिस्चीवियस था, रेस्ट से भरा हुआ था ना, मतलब ढोंग था, पाखंड था। इज, एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हें याद होगा, एक चीज मैंने बताई थी, इज हो गई स्टेटिव वर्ब, इज में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं जो उसने किया था वो है, तो है में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो स्टेटिव वर्ब अपने बाद हमेशा एडजेक्टिव लेती है, हमेशा मैंने बताया था। जैसे ही इज, तो ही इज वो है, स्टेटिव वर्ब, एक्शन नहीं हो रहा है कोई, वो है, हम स्टेट अवस्था बता रहे हैं, वो कैसा है, स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, ही इज इंटेलिजेंट। तो स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर में एडजेक्टिव आता है। तो इसलिए जो इज है वर्ब, उसके बाद ये सब के सब एडजेक्टिव है। और एंड सेम चीजों को जोड़ता है, इसका मतलब फनी भी एडजेक्टिव, प्लेइंग भी एडजेक्टिव, और मिस्चीवियस जिसके पीछे ओयूएस लगता है वो भी एडजेक्टिव है। देखो तीनों के तीनों एडजेक्टिव है, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन प्लेइंग एडजेक्टिव नहीं है। प्लेइंग तो वर्ब है, तो वर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए तो प्लेइंग का कैसे करोगे, प्लेफुल, ये हो जाएगा एडजेक्टिव इसका, प्लेफुल जिसके पीछे फुल लगता है। देखो अब हमारा सही हो गया कि मच ऑफ द आर्ट जो उसने डिस्कस की वो फनी थी, हंसीदार थी और मिस्चीवियस थी, रहस्यमय थी, बस। क्लियर है? तो एडजेक्टिव को ही जोड़ते हैं, एंड सेम चीजों को जोड़ता है, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। दो तो एडजेक्टिव थे, बीच का ये नहीं था, तो उसको एडजेक्टिव बना दिया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, फुल लगा के, प्लेफुल लगा दिया। तो ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि बच्चे ये चीज नहीं देख पाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हम एडजेक्टिव कैसे बनाए, एडवर्ब कैसे बनाते हैं, नाउन कैसे बनाते हैं, ये सब नहीं पता होता है। तो अगर तुम्हें इसके रिगार्डिंग कोई क्लास चाहिए, मैंने बोला भी था सफिक्स की क्लास चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता देना, लेके आ जाऊंगा। द पुलिस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट, पुलिस ने एक स्टेटमेंट को रिलीज किया, सेइंग, जो कह रहा था दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन, ये सबसे ज्यादा खूंखार अटैक था, अटैक में से एक था जो कि हमने आज तक देखा है। तो खूंखार अटैक्स में से एक था, तो अटैक नहीं होगा वहां पे, अटैक्स होगा, अटैक्स में से एक था। सुनो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, मैं बोलूंगा ही इज वन ऑफ द बॉय, ही इज वन ऑफ द बॉय, वो एक लड़के में से एक है। ऑफ द का मतलब होता है में से, यहाँ पे ऑफ द का मतलब होता है में से, तो वो एक लड़के में से एक है। क्या हम एक लड़के में से एक निकाल सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं सर, सिंगुलर में से एक कैसे निकाल सकते हैं, प्लूरल में से निकालेंगे। तो ही इज वन ऑफ द बॉयज, वो बहुत सारे लड़कों में से एक है ना, प्लूरल में से कुछ निकालेंगे, सिंगुलर में से कुछ कैसे निकाल देंगे? मैं बोलूंगा राजा इज वन ऑफ द बॉय, राजा एक लड़के में से एक है, नहीं, राजा इज वन ऑफ द बॉयज, राजा बहुत सारे लड़कों में से एक है। तो प्लूरल में से एक निकालते हैं, इसलिए ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है, बिकॉज ऑफ द का मतलब होता है में से, तो बहुत सारे लड़कों में से एक। वैसे ही एक अटैक में से एक अटैक था ये, नहीं, बहुत सारे अटैक्स में से ये एक खूंखार अटैक था।
तो अटैक्स होगा वहां पे। ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है कि बहुत सारे अटैक्स में से ये एक बहुत ज्यादा विशेष अटैक था, तो बहुत सारे अटैक्स में से एक था, याद रखना, इसलिए अटैक्स होगा वहां पे। तो देखो डी पार्ट में एरर है, सिंपल। जब भी ऑफ द आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, याद रखना। ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर कभी नहीं आता है, क्योंकि ऑफ द का मतलब होता है में से, और में से हम निकालते हैं किसी चीज को, तो प्लूरल में से किसी चीज को निकालेंगे, सिंगुलर में से नहीं निकालेंगे किसी चीज को। वन ऑफ द बॉय थोड़े बोलेंगे, एक लड़के में से एक है वो, फाड़ दो उस लड़के को। Why is your friend giving me weird looks? तुम्हारा दोस्त भाई मुझे क्यों ऐसी weird look दे रहा है? कभी कभी होता है हम अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं और हमारे दूसरे दोस्त को बुरा लग गई बात, भाई उसके साथ क्यों घूम रहा है ये, तो वो बड़े weird look देता है घूर के। तो तुम्हारा फ्रेंड मुझे weird look क्यों दे रहा है? अब बताओ किस पार्ट में रहे? देखो why is your friend, तो why है WH वर्ड, फिर is ये है हेल्पिंग वर्ब, योर फ्रेंड ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो is आया है। गिविंग मी दे रहा है मुझे वियर्ड लुक्स, वियर्ड लुक्स बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी वियर्ड लुक्स, तो हमारा बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर, तो कोई एरर नहीं है इसमें। पार्टिसिपेंट्स इन अवर स्टडीज, स्टडीज मतलब है अध्ययन, तो हमारे अध्ययन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, रिव्यूड उन्होंने रिव्यू किया दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, ये जो ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स हैं उनको, जो हमारे अध्ययन में पार्टिसिपेंट्स मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों ने इन प्रोफाइल्स को रिव्यूड किया, रिव्यूड मतलब जांच की, एक बार इसको यूज करके देखा, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर, बिल्कुल सही है। देखो पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज, हमारे अध्ययन में जो पार्टिसिपेंट्स थे, रिव्यूड उन्होंने रिव्यू किया दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, इन ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स को, सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, नाइटमेयर डिसऑर्डर मतलब जो रात को लोगों को नींद नहीं आती है, कभी अजीब सपने आते हैं, कभी कभी नींद तो नहीं आती है, जिसको हम इनसोम्निया बोलते हैं, नींद ना आने की बीमारी, हमारे वन वर्ड में आता है। तो जो नाइटमेयर डिसऑर्डर होते हैं, ये लोगों को जो बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने, देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपीज, तो इस चीज के बहुत सारी दवाइयां भी है और बहुत सारी थेरेपीज भी है, तुम ले सकते हो। तो जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, इसका मतलब सबकॉन्शियस में उनके कोई चीज है या कोई ऐसा ट्रॉमा है जो अभी तक भी उनको हॉन्ट करता है, तो उसके लिए बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं और बहुत सारी थेरेपीज भी है। अब देखो जरा, तुम बोलोगे सर एरर कहाँ पे है, ये भी तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एमटीएस में आया है, तो एमटीएस में तो तुम्हारे सारे अच्छे क्वेश्चन से आते हैं, तो तुम बोलोगे सर कहाँ पे एरर है, देखो जरा, देयर इज अ नंबर ऑफ होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तुम बोलोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट क्यों होता है, मैं बोलूंगा देयर, ध्यान सुनना, देयर इज अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, नंबर ऑफ बॉयज, देखो बहुत सारे लड़के हैं, तो अ नंबर ऑफ मतलब था बहुत सारे, देयर इज अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं, तो ये जो सब्जेक्ट होता है अ नंबर ऑफ, इसका मतलब था बहुत सारे, तो ये प्लूरल होता है। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा है कि प्लूरल, तो देयर इज नहीं आएगा, देयर आर अ नंबर ऑफ बॉयज, भाई बहुत सारे लड़के हैं, तो सेम वैसे ही अगर अ नंबर ऑफ है तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, देयर इज नहीं, देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिकेशन, बहुत सारी दवाइयां हैं और बहुत सारी थेरेपीज है। तो अ नंबर ऑफ जो होता है वो तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। और इस टॉपिक को मैंने अच्छे से बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पे। तो तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, उसने वर्ब पहले दे दी, सब्जेक्ट बाद में दे दिया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा, तो ये प्लूरल होता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। और अगर होता द नंबर ऑफ, ये भी लिखवा रहा हूं, अगर होता द नंबर ऑफ, याद रखना द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, क्योंकि अब हम संख्या में फोकस ना करके उसके नंबर पे फोकस करते हैं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। जब द नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब सिंगुलर, जब आ नंबर ऑफ आएगा तो वर्ब प्लूरल। लो भाई नेक्स्ट, while persimmons can be used in pies and tarts, you can also enjoy this them plain। देखो परसिमोन्स होता है खाने की चीज, कि जब परसिमोन्स को हम पाइज और टार्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम उसे अकेले भी खा सकते हो, अकेले भी मजे कर सकते हो, तो तुम उसको पाइस और टार्ट्स के साथ भी एंजॉय कर सकते हो और तुम उसको अकेले भी एंजॉय कर सकते हो। देम प्लेन, प्लेन मतलब साधारण रूप से तुम इसको एंजॉय कर सकते हो। तो कैन बी यूज या कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो मॉडल के साथ बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैन बी यूज नहीं, कैन बी यूज्ड, तो सिंपल है, हो सकते हैं वो यूज, ओ सॉरी याला नहीं, कैन बी यूज्ड, और सॉरी कौन से पार्ट में मार रहा हूँ, यूज तो यहाँ है, यूज तो यहाँ चुप के बैठा है, तो देख लेना एग्जाम में कहाँ पे है वो।
तो हम बोल रहे हैं परसिमोन्स है, कैन बी यूज्ड, उनको यूज किया जा सकता है पाइस और टार्ट्स के साथ, लेकिन तुम उसको यूज अकेले भी कर सकते हो, अकेले भी खा सकते हो उसको। क्लियर है? तो कैन बी यूज्ड होता है मॉडल के साथ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस से तुम्हारा। इट इज बिलीव्ड, ऐसा बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड ऐसा माना जाता है दैट डिफिकल्ट टास्क डिमांड्स लॉट ऑफ योर रिसोर्सेज, कि जो डिफिकल्ट टास्क होता है, कठिन कार्य होता है, उस पर तुम्हारे बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो कठिन टास्क करना इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो लॉट ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ। अभी तो तुम्हें बताया था अ लॉट ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ, क्योंकि लॉट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के आगे ए लगाओगे, अ लॉट ऑफ, या तो तुम बोल दो लॉट्स ऑफ, या तो तुम डायरेक्ट बोल दो लॉट्स ऑफ। ये देखो दोनों का मतलब है बहुत ज्यादा, दोनों का मतलब बहुत ज्यादा है, दोनों तुम्हारे डिटरमिनर्स हैं, दोनों अपने बाद प्लूरल नाउन लेते हैं। तो या तो तुम बोलो अ लॉट ऑफ, लॉट है सिंगुलर, तो उसका आगे ए लगा दो, अ लॉट ऑफ, या तो बोल दो लॉट्स ऑफ। तुम्हारे एग्जाम में एरर कैसा आता है, वो दे देगा अ लॉट्स ऑफ, ऐसे दे देगा वो अ लॉट्स ऑफ, लो, या दे देगा वो लॉट ऑफ। गलत। जब लॉट है तो उसका आगे ए लगाओ, और जब लॉट्स है तो उसका आगे ए हटा दो। ऐसे एग्जाम में तुम्हारे एरर देता है, जो कि बच्चे बच्चे वाले एरर होते हैं, सब सही कर लेते हैं, अ लॉट ऑफ होगा हमेशा बस। तो किस पार्ट में एरर है, लॉट नहीं अ लॉट ऑफ। योर ears आर इचिंग, तुम्हारे कान इच कर रहे हैं, मतलब खुशी लग रही है कानों में, बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, बिकॉज तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। अब तुम बोलोगे सर कहाँ पे एरर है, यू आर हैविंग, हैविंग में एरर है क्या, नहीं, इसमें कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, नो एरर है। क्यों, हम बोल रहे हैं तुम्हारे कानों में खुजली हो रही है, क्योंकि तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, होता है नहीं, हो रहा है। जब रिएक्शन होता है तभी तो खुजली होती है, तो जिस दौरान रिएक्शन हो रहा है उसी दौरान खुजली भी हो रही है, और दोनों के दोनों अभी हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, सिंपल। तो तुम्हारे कानों में खुजली हो रही है क्योंकि तुम्हें अभी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, और एलर्जिक है, आ की साउंड है, इसलिए एन आया है उसके साथ, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है इसीलिए तुम्हें खुजली हो रही है, सिंपल, कोई एरर नहीं है वहां पे। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं थे, नहीं हो। संध्या विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम, संध्या ने अचानक से खुसफुसा के उसके बोला, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं हो, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं हो। तो गेट, जब हम बोलते हैं ना डोंट यू गेट, तो इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व आता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है इन्वॉल्व। डोंट यू गेट इन्वॉल्व, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं हो, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं हो। तो याद रखना इन्वॉल्व आता है, गेट क्योंकि वर्ब होती है, ये स्टेटिव वर्ब है, सुनो इस पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, और जो स्टेटिव वर्ब होती है वो अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, बोलोगे हाँ सर एडजेक्टिव लेती है, और जब एडजेक्टिव लेती है तो फिर एडजेक्टिव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनती है, बोलेगे हाँ सर ये भी सही है, ये भी तो सही है। जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला था, ही इज, मैं एक एग्जाम आता हूँ, ही इज अट्रैक्ट, ही इज अट्रैक्ट, तो क्या सही है, वो हम बोल रहे हैं भाई बहुत, वो बहुत अच्छा है, तो ही इज अट्रैक्ट, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये है स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब पर चाहिए एडजेक्टिव, तो ही इज अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड हो चुका है, या अट्रैक्टिव बोल सकते हो तुम, ही इज अट्रैक्टिव ये भी बोल सकते हो भैया, तो वो अट्रैक्टिव है एडजेक्टिव बोल दो, या तो ही इज अट्रैक्टेड टू समवन, या तो किसी के लिए वो अट्रैक्टेड है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी। एडजेक्टिव का काम देखो, अट्रैक्टिव भी एडजेक्टिव होता है और थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव बनती है, लेकिन तुम फर्स्ट फॉर्म तो एडजेक्टिव नहीं बनती है, तो इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व, डोंट यू गेट इन्वॉल्व, क्या तुम इन्वॉल्व नहीं हो। तो स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसपे कोई एक्शन नहीं होता है, तो उसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एडजेक्टिव का काम करती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डोंट यू गेट इन्वॉल्व, बस तुरंत। और लास्ट है नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो उसे कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए, जो तुम आज कर सकते हो उसे कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो उसे कभी भी कल पे नहीं टालना चाहिए, है ना। तो नेवर पुट ऑफ नहीं होता है, ये गलत है। देखो तभी तो बोलता हूँ भाई, जो मेरे साथ अभी तक पढ़ रहा है वो क्या उसको पता होगा, जो वो क्या पढ़ रहा है ध्यान से सुनना, वो क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेवर पुट ऑफ ये नहीं होता है, पुट ऑफ ये होता है, पुट ऑफ डबल एफ होता है, इसका मतलब है पोस्टपोन करना, किसी चीज को टालना, टालना, एडजर्न करना, सस्पेंड करना, पुट ऑफ करना, डेफर करना, इन सब को मतलब टालना किसी चीज को, प्रोक्रेस्टिनेट करना, स्थगित करना, तो इन सब का मतलब है किसी चीज को टालना, तो पुट ऑफ होता है फ्रेजल वर्ब, टालना। तो तुम्हें कभी भी उस चीज को टालना नहीं चाहिए जो तुम आज कर सकते हो, उसे कल पे नहीं टालना चाहिए, तो ये हो गया नेवर पुट ऑफ।
देखो, और ऑफ का मतलब भी होता है सेपरेट करना। मैंने बताया भी था कि ऑफ जो होता है ओ डबल एफ, इसका मतलब भी होता है सेपरेट करना, अलग करना। तो जो काम तुम आज कर सकते हो उसको तुम अलग करके कल पे टाल रहे हो, इसी को बोलते हैं पुट ऑफ करना। पुट मतलब रखना, ऑफ दूर साइड में, पोस्टपोन करना, टालना। तो मैंने तुम्हें फ्रेजल वर्ब की सीरीज में भी इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करवाया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बताओ कैसे लगे, मजा आया? तुमने बोला सर ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड लिया है। तुमने कहा सर एरर्स के क्वेश्चंस पे दिक्कत आती है, उससे क्वेश्चंस दिया है। बाकी वोकैब की सीरीज तो चली रही है, और जो ब्लैक बुक की एंटीनिम की क्लासेस हैं वो भी तुम्हें रेगुलर मिलती रहेगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ भाई, पढ़ते रहो, अपनी साइड से तो मैं पूरा का पूरा जोर लगा रहा हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इसको कितना पढ़ते हो, कितना रिवाइज करते हो। इन सब की पीडीएफ जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा तुम्हें टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने दे दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए पूरी की पूरी सीरीज लेके आ गया हूँ, और क्या चाहिए। तो इसलिए पढ़ते रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, गद्दारी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत कष्ट किए हैं तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें पालने में। तो तुमको भी ये होना चाहिए कि जब तक वो जिंदा है तब तक तुम उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सको, एक अच्छी जिंदगी दे सको। तो इसलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी डाउट आता है तो तुम अपने भाई को बोल सकते हो, कोई भी डाउट है मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं